उस साल हमारे माता पिता की मौत हो गई थी। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और मैंने अपनी बहन से ऐसे समय में सारे रिश्ते तोड़ लिए जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 5 साल बाद उसकी कंपनी शेयर मार्केट में आ गई और वह एक बहुत ही मशहूर और कामयाब बिजनेस वुमन बन गई। वह यूओ की प्रेसिडेंट बन गई जिसकी हर कोई तारीफ करता है। एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि इतने सालों बाद वह सबसे ज्यादा किसकी आभारी है। मेरी बहन की नजरें एकदम ठंडी थीं और उसका लहजा बहुत ही ताने भरा था। वो भाई जिसने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया? नहीं, आज मैं उसे अपना भाई मानती ही नहीं। वो अब क्या कर रहा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्नलिस्ट्स ने यूओ की प्रेसिडेंट के भाई को ढूंढने के लिए पूरे देश में तलाश शुरू कर दी और 100 मिलियन का इनाम भी रखा, लेकिन किसी को मैं नहीं मिला। उन्हें सिर्फ वो डायरी मिली जो मैं मरने से पहले लिखता था। जब जर्नलिस्ट ने मेरी बहन को वो डायरी दी तो वह अपनी जगह पर ही जम गई। उसे लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। क्या ये कोई नया नाटक है या तुम लोग शो की टीआरपी के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? जर्नलिस्ट ने अपना सिर हिलाया और बहुत ही सावधानी से मेरी डायरी उठाई। यह वाकई में आपके भाई की डायरी है जो उसने मरने से पहले लिखी थी। जहां तक उनके शरीर की बात है, उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। किसी ने उनकी बॉडी क्लेम नहीं की, इसलिए श्मशान घाट वालों ने ही ये कर दिया। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मेरी बहन गुस्से से पागल होकर खड़ी हो गई। ये मत सोचना कि मैं उसे सिर्फ इसलिए माफ कर दूंगी क्योंकि वो इस तरह का नाटक कर रहा है। जाकर उस यूनियन को बता दो कि अब मेरा एक दूसरा भाई है। वो अब मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर वो मर भी गया होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्नलिस्ट ने शर्मिंदा होकर उसकी तरफ देखा। और इस डायरी का क्या? आप क्या चाहती हैं? मैं इसका क्या करूं? मेरी बहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इसे पढ़ो। मैं भी देखना चाहती हूं कि उसने अब क्या नई कहानी बनाई है। प्यारी डायरी, नमस्ते। अब से मैं तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूं। मुझे लगता है कि अब मेरे साथ रहने के लिए सिर्फ तुम ही बची हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूं। आज मैंने वो गिफ्ट लिया जो मेरे परिवार ने मुझे खरीद कर दिया था, और जब मैं घर से भाग रहा था तो मेरी बहन ने मुझे पकड़ लिया। शुरू में मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो मुझे देखे। मैं बस चुपचाप घर से जाना चाहता था, लेकिन मेरी बहन बहुत चिपकू है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझसे मिन्नतें की कि मैं न जाऊं और कहा कि मैं ही उसका इकलौता परिवार बचा हूं। ठीक उसी पल मेरा दिल पिघल गया, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और उससे पूछा, कंपनी दिवालिया हो गई है, क्या तुम अभी भी मुझे वो बाइक के मॉडल्स दिला पाओगी जो मुझे पसंद है? मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। क्या तुम मुझे पाल सकती हो बजाय इसके कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और हर दिन पैसे बचाने के बारे में सोचूं? लेकिन मेरी बहन और भी ज्यादा घबरा गई। उसने पूछा कि मुझे ये सब किसने बताया है और कहा कि मैं किसी की बातों में ना आऊं। उसने कहा कि वो और भी ज्यादा मेहनत करेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी। उसने कसम खाई कि मुझे मेरी पुरानी वाली ऐशो आराम की जिंदगी वापस मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है मैंने उसे क्या जवाब दिया? मैं किसी की बातों में आ भी जाऊं तो तुम्हें क्या? अगर तुम्हारे पास मुझे पालने की हैसियत होती, तुम्हारे पास पैसा होता, तो मैं हमेशा तुम्हारा प्यारा छोटा भाई बनकर रहता। मैं घर भी वापस आ जाता। लेकिन तुम्हारे पास पैसा कब होगा? मेरी बहन, जो इतनी स्वाभिमानी और मजबूत इंसान थी, मुझे रोकने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। ये बहुत ही दयनीय था, है ना? मैंने अपना सिर घुमा लिया और जब वो नहीं देख रही थी तो मैंने अपना एक आंसू पोंछ लिया। मेरे भविष्य को बर्बाद करने मत आना, यह कहकर मैंने ऐलान कर दिया कि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं। मेरी बातें उसके लिए एक थप्पड़ जैसी थीं। मेरी बहन वहीं हैरान खड़ी रह गई। उसने मुझे अपना सूटकेस लेकर बेबसी से दूर जाते हुए देखा। मुझे माफ कर देना मेरी बहन, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना? इस पेज को पढ़ने के बाद जर्नलिस्ट ने एक गहरी सांस ली। कौन सोच सकता था कि वो अपनी बहन से इतना प्यार करता था। लेकिन जब कैमरा उसकी बहन की तरफ मुड़ा तो उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो अभी भी वैसी ही ठंडी लग रही थी और उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझे पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने अतीत में उसे इतना लाड प्यार दिया कि आखिर में एक एहसान फरामोश इंसान को पाला। प्यारी डायरी, मैं फिर आ गया। आज मैं कुछ और टेस्ट करवाने के लिए एक दूसरे हॉस्पिटल गया था। मुझे बहुत उम्मीद थी कि पहली वाली रिपोर्ट गलत होगी। एक गलती, ताकि मैं अपनी बहन के पास वापस जा सकूं और उससे कह सकूं कि मुझे पछतावा है। मुझे बस एक बार माफी मांगनी थी और वो मुझे पहले की तरह माफ कर देती। लेकिन जिंदगी में ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं। डॉक्टर, जो एक उम्र दराज आदमी थे, उन्होंने गंभीर होकर मुझसे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हें लिवर का प्राइमरी कैंसर है, लास्ट स्टेज। तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। सच कहूं तो मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मरने के डर से मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूं। डॉक्टर ने मुझे तरस खाकर देखा। उन्होंने मुझे एडमिट होने का फॉर्म और खर्च का एस्टीमेट दिया। मैं पेमेंट काउंटर तक गया, मैंने अमाउंट देखा और मैं चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर आ गया। कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी बहन का प्राइमरी कार्ड है जो मेरे अकाउंट से जुड़ा है, लेकिन बेहतर होगा कि मैं उसके पैसे बचाऊं।
वैसे भी मैं जल्द ही मरने वाला हूं, अपनी बहन के पैसे क्यों बर्बाद करूं? उसने ये पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की है। जब से हमारे माता पिता का ठेकेदार भागा है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, फंडिंग की चेन टूट गई और हमारे माता पिता ने भारी दबाव में बहुत हाथ पैर मारे। एक बिजनेस डिनर के दौरान उनका कार एक्सीडेंट हो गया, वो दोनों मारे गए। कंपनी का सारा काम मेरी बहन के कंधों पर आ गया। मैंने अपनी आंखों से लेनदारों को घर आकर अपने पैसे मांगते देखा है। उन्होंने घर का सारा कीमती सामान खाली कर दिया और मेरी बहन ने मेरी विदेश में पढ़ाई के लिए बचाए गए लाखों रुपयों को बचाने के लिए उनके सामने घुटने टेक कर मिन्नतें की। लेकिन आखिर में बैंक ने हमारी सारी संपत्ति जब्त कर ली। कर्ज चुकाने के लिए मेरी बहन ने हर जगह से पैसे उधार लिए। वो इतना पीती थी कि उसके पेट से खून बहने लगा और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन उसके पास अपना इलाज करवाने के लिए न तो समय था और न ही पैसे। वो ठीक से होश में भी नहीं थी और नए कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढने के लिए हॉस्पिटल से निकल गई। उसने हर किसी की मिन्नतें की, उनके सामने खुद को जलील किया। मैंने रोते हुए उससे विनती की कि काम पर वापस जाने से पहले वो ठीक हो जाए। वो कहती थी कि वो एक चट्टान की तरह मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। क्या मेरी बहन थोड़ी बेवकूफ है? नहीं, असल में मैं उसकी मदद करना चाहता था। उसकी थोड़ी सी मदद करने के लिए मैं अपनी बहन से कहना चाहता था कि मुझे विदेश जाकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, वो बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा नहीं रहा। मैं सब कुछ छोड़ सकता था। मैं उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी भी कर सकता था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बुरे वक्त में मैं सबसे महंगी बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। प्यारी डायरी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं किसी काम का नहीं हूं? तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? जर्नलिस्ट की आंखें नम हो गईं। ऐसा लगता है कि आपके भाई के पास उस वक्त आपको छोड़ने की एक छिपी हुई वजह थी। इतनी कम उम्र में लिवर कैंसर होना बहुत दुख की बात है। होजोंग ने यह सुना और मजाक उड़ाते हुए कहा, शहीद बनने का क्या बढ़िया नाटक है। मिस्टर लिन, उसकी बातों में मत आइए। यूनियन झूठ बोलने में माहिर है। जब वो छोटा था तो स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने हमारे माता पिता से झूठ बोला था कि उसके टखने में मोच आ गई है। पूरा परिवार उसके लिए परेशान हो गया था। हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। वो हमेशा से एक बहुत अच्छा एक्टर रहा है। कल रात फिर से नींद नहीं आई। ऐसा नहीं है कि मैं सोना नहीं चाहता, बस दर्द इतना ज्यादा है कि मैं सो नहीं पाता। बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर मैं पेनकिलर नहीं खरीदूंगा तो मैं सच में इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब मेरे पास कई दिनों से पैसे नहीं हैं। अगर मैंने किराया नहीं दिया तो मकान मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। मैं सच में किसी पुल के नीचे सोने वाला हूं, जैसा कि हम बचपन में मेरी बहन के साथ बात करते थे। पहले जब मैं शुअरवीरों के नोवेल्स पढ़ता था तो मुझे वो हीरो बहुत कूल लगते थे जो पुल के नीचे सोते थे। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे पैसे की कमी से बहुत डर लगता है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने वो गिफ्ट्स ऑनलाइन बेचने के लिए डाल दिए जो मॉम और डैड ने मुझे दिए थे। ये उन चंद चीजों में से हैं जो मैं अपने साथ लाया था। मेरे पास यही कुछ चीजें बची हैं। लेकिन जब लोगों ने सच में इन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई तो मैंने हमेशा मना करने के बहाने ढूंढ लिए। सच तो यह है कि मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। आखिर में दर्द और भूख से तड़पते हुए मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने कार्ड से 500 निकाल लिए। बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने फिर से तुम्हारे पैसे इस्तेमाल किए हैं। जब से मैं कंगाल हुआ हूं मुझे एहसास हुआ है कि अब मैं खाने के मामले में नखरे नहीं करता। भूख ने मेरे सारे नखरे खत्म कर दिए हैं। जब मैं बेहोश होने वाला था तो मैंने डस्टबिन में फेंका हुआ एक छोटा सा बन भी उठाकर खा लिया। असल में वो उतना बुरा भी नहीं था। ऐसा लगता है कि गरीबी अमीर बच्चों के सारे नखरे ठीक कर देती है। मैं एक छोटा बन का पैकेट और एक मिनरल वाटर की बोतल खरीदने सुपरमार्केट गया और फिर पेनकिलर्स लेने फार्मेसी गया। बाकी के पैसे मैं किराए के लिए बचा कर रखूंगा। मेरे प्रोफेसर ने मुझे फिर से कॉल किया। उन्होंने मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी और कहा कि मेरे जैसे अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट का अचानक से क्लासेस छोड़ना बहुत दुखद है। मुझे डर था कि वो मेरी बहन से संपर्क करेंगे, इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने की बात कही। लेकिन प्रोफेसर ने फिर भी उसे कॉल कर ही दिया। मेरी बहन ने मुझे अभी कॉल किया था। उसकी आवाज बहुत सख्त और ठंडी थी। यूनियन, मुझे पता है कि तुम अब मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस लड़की के साथ घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए अपनी वो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए जिस पर तुम्हें इतना गर्व था। इस तरह से बर्बाद होना, क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारे माता पिता के साथ इंसाफ है? मुझे उसकी आवाज सुने हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे, फिर भी ये एक सदी जैसा लगा, जैसे आधी जिंदगी बीत गई हो। मैंने रोने से बचने के लिए अपना मुंह ढक लिया, लेकिन मेरे आंसू रुके ही नहीं। बड़ी बहन, तुम्हारी बहुत याद आती है। फोन पर उसने अपना धैर्य खो दिया और मुझसे एक और बात कही, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। फिर उसने फोन काट दिया और मैं बहुत देर तक रोता रहा। प्यारी डायरी, मुझे लगता है कि मैं अपनी बहन का नंबर ब्लॉक कर दूंगा। कल मैं कॉलेज छोड़ने की फॉर्मेलिटीज पूरी करने जाऊंगा। जर्नलिस्ट ने देखा कि यह पढ़कर प्रेसिडेंट हुओ का चेहरा थोड़ा भावुक हो गया था। वो एक पल के लिए रुके
उन्होंने अपनी आंखों के कोनों से नमी पोंछी और अगला पन्ना पलटा। प्यारी डायरी, मैंने कमरा बदल लिया है। जिस होटल में मैं पहले था वहां का किराया 50 था। वो बहुत महंगा था। मैं पूरे दिन इधर उधर भागता रहा। मैंने पूरे शहर का कोना कोना छान मारा। आखिर में मुझे शहर के दक्षिण में एक अलग थलग और भीड़भाड़ वाले इलाके में एक जगह मिल गई। यहाँ एक रात का किराया सिर्फ 30 है। कमरे में 4 बेड हैं। मेरे ठीक सामने वाले बेड पर एक अजीब सा आदमी रहता है। मैंने उस जवान लड़की की तरफ कृतज्ञता से देखा। वो मेरे नीचे वाले बेड पर सोती है और उसका नाम श्यांग है। उसने ऊपर देखा और मुझे देखकर मुस्कुराई। चिंता मत करो, बड़ी बहन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ है। वो सच में बहुत अच्छी है। उस रात मैंने अपनी दवाइयां ली और गहरी नींद सो गया। मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में मॉम और डैड मुझे और मेरी बहन को डिज्नीलैंड ले गए थे। उन्हें पता था कि मुझे आयरन मैन बहुत पसंद है। मेरी बहन ने मेरे लिए घंटों लाइन में इंतजार किया और जब आखिरकार हमारी बारी आई तो मेरी बहन ने मेरा नाम पुकारा और मुझे आयरन मैन बने एक्टर की तरफ धक्का दिया। मैं आखिरकार अपने पसंदीदा आइडल के साथ एक फोटो खिंचवा सका। मैं इतना मुस्कुरा रहा था कि मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मॉम, डैड और मेरी बड़ी बहन मुझे थोड़ी दूर से खुशी खुशी देख रहे थे। लेकिन जब मैं फोटो खिंचवा कर पलटा तो वो सब गायब हो चुके थे। जो आसमान बिल्कुल नीला था वो अचानक से काला हो गया। मैं डर गया। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मैं ठंडे पसीने से भीगा हुआ एकदम से जाग गया। मेरी बड़ी बहन श्यांग मुझे चिंता से देख रही थी। सब ठीक है? मैंने ना में सिर हिलाया। उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने तुरंत उस पर भरोसा कर लिया। मुझे सुनने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस मुझे गले से लगा लिया। उसका गले लगाना बहुत गर्मजोशी भरा था। मेरी बड़ी बहन श्यांग ने मुझे बताया कि वो अनाथ है। जब वो टीनेजर थी तभी से उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया था। वो हर तरह के लोगों से मिली है और उसने अपनी हिफाजत करने के लिए काफी ट्रिक्स सीख ली हैं। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे की मैं हिफाजत करूंगी। मेरी बड़ी बहन श्यांग ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई। पैसे बचाने की ट्रिक्स, जैसे सुपरमार्केट जाना और वो खाना चुनना जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो। कुछ सुपरमार्केट आपको हर जाने के तौर पर थोड़े पैसे देते हैं, कुछ नहीं देते, लेकिन वो आपको एक्सपायर हो चुका खाना फ्री में ले जाने देते हैं। फिर बाजार भी है। वहां औरतों द्वारा फेंकी गई सब्जियों की पत्तियां उठाना, सड़े हुए हिस्सों को हटाना, उन्हें उबलते पानी में धोना, और ये अभी भी पेट भर सकती हैं। बड़ी बहन श्यांग, पहली बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूं। काश मैं हर दिन इतना कमा पाता तो मैं अपने मरने के बाद अपनी बहन के लिए कुछ पैसे भी छोड़ पाता। ये सोचकर मैं जोर से हंस पड़ा। मेरी बहन श्यांग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं। 60 युआन कमाकर तुम इतने खुश हो गए? उसने मेरे माथे पर थपकी देते हुए कहा। बड़ा आया। उस अजीब आदमी से हर दिन सावधान रहने के अलावा मुझे सबसे पहले नहाने धोने की जल्दी भी करनी पड़ती थी ताकि हॉस्टल वालों के रात 10 बजे पानी और बिजली काटने से पहले मैं बिस्तर पर पहुंच सकूं। वहां रहते हुए असल में मैं काफी खुश था। लाइट कटने का समय होने वाला है। गुड नाइट। जर्नलिस्ट ने गौर किया कि जब वो उस बूढ़े ठरकी आदमी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमेशा दूर दूर रहने वाले मिस्टर हुओ ने भी चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। जर्नलिस्ट ने सोचा कि शायद हुओ के मन में अपने छोटे भाई के लिए वो नफरत नहीं थी जो वो दिखा रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि ये शायद सिर्फ उसका वहम था। उसने पन्ना पलटा और पढ़ना जारी रखा। प्यारी डायरी, मैंने फिर से कमरा बदल लिया है क्योंकि कल खांसते हुए मेरी बहन श्यांग ने मुझे खून थूकते हुए देख लिया था। साफ था कि उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, लेकिन वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं बीमार हूं। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया था कि मेरी अपनी बहन से लड़ाई हो गई थी और इसलिए मैं घर से भाग आया था। लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे पाया। शायद मैं सच में एक पनौती हूं। मैं अपनी बहन के लिए बोझ नहीं बनना चाहता, और उस लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिसे मैं अभी हाल ही में जानने लगा हूं। उसने मुझे बताया था कि वो अपना खुद का गैराज खोलने के लिए पैसे कमा रही है ताकि उसका अपना एक घर हो सके। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में मरने नहीं दूंगी। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों में एक अलग ही जिद थी। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में मैं सोच रहा था, अलविदा मेरी बहन श्यांग। अगले दिन बहुत सुबह मैं अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। मैं लिखने के लिए उकड़ू बैठा हूं। मेरे पैर थोड़े सुन्न हो गए हैं। रुको, मुझे थोड़ा आराम करने दो। लो, हाल ही में मेरी तबीयत और भी खराब हो गई है। मैंने खून थूकना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने फिर से खून थूक दिया। जो लोग वहां से गुजर रहे थे और जिन्होंने मुझे देखा वो सब डर गए। वो मेरी तरफ उंगली उठाते हुए मुझसे दूर चले गए। मैं अपने आप में ही सिकुड़ कर रह गया। मैंने काफी देर तक अपना सिर नहीं उठाया जब तक कि मैंने खून की एक बूंद अपनी डायरी पर गिरते हुए नहीं देखी। मैंने जल्दी से उसे अपने हाथ से पोंछने की कोशिश की, लेकिन दाग और बड़ा हो गया।
माफ करना मेरी प्यारी डायरी कि मैंने तुम्हें गंदा कर दिया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस दर्द बर्दाश्त के बाहर है। जब मैं जमीन पर उकड़ू बैठा अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, तब फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत मेरे पास आई और उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए। मेरे मना करने के बावजूद वो पैसे छोड़कर भाग गई। मैंने चुपके से उसका पीछा किया और देखा कि वो अपने अपाहिज पति के साथ थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। उसने अपने बाल ठीक किए और बच्चे के गाल पर किस किया। फिर उसने जोर जोर से आवाज लगाकर अपने फल बेचना शुरू कर दिया। मैं वहां काफी देर तक, रात होने तक इंतजार करता रहा। मेरा आधा शरीर सुन्न हो चुका था और अभी भी उसके आधे से ज्यादा फल बचे हुए थे। उस औरत ने एक आह भरी। उसके पति ने उसे कुछ शब्द कहकर तसल्ली दी और उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चे को पास ही एक टोकरी में रख दिया। मैंने अपनी टोपी पहनी। मैं तेज कदमों से उनके पास गया। उनके ध्यान न देने का फायदा उठाते हुए मैंने वो पैसे बच्चे के कपड़ों में वापस रख दिए। बुरा नहीं है, मैं तो लगभग इमोशनल ही हो गया था। बिना पैसों के वो पैसे कमाने के लिए नोवेल्स लिखने लगा। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे अब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सच में बहुत बेवकूफ हूं, ये सोचकर कि मैं इतनी देर तक अपना समय बर्बाद करते हुए यहां बैठा रहा। चूंकि वो मरने का नाटक कर रहा है और मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो मैं यही मानूंगा कि वो सच में मर चुका है। वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है। इतना कहकर वो उठा और बिना किसी पछतावे के वहां से मुड़ गया, जिससे इंटरव्यू अचानक खत्म हो गया। हालांकि ये अधूरा इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हो गया। किसी ने ये जानकारी निकाल ली कि हुओजोंग को 5 साल पहले अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ने के बाद एक साइकोलॉजिकल क्लिनिक में देखा गया था। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि हुओजोंग अपने माता पिता की मौत और अपने भाई के धोखे की वजह से गंभीर डिप्रेशन में चले गए थे। अपनी कंपनी के वापस खड़े होने के बाद उन्होंने एक नया छोटा भाई गोद ले लिया था। जहां तक हुओजोंग के भाई की डायरी की बात है, इसने इंटरनेट पर लोगों के बीच एक गर्मा गर्म बहस छेड़ दी। कुछ लोग हुओजोंग के भाई को गालियां दे रहे हैं और उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मरने का नाटक करके लोगों का ध्यान खींचना चाहता है, जबकि उस समय उसने पैसों के लिए अपने ही परिवार को छोड़ दिया था। उन्हें दिवालियेपन के संकट का अकेले सामना करने के लिए छोड़ दिया, जिससे उन्हें बहुत गहरा मानसिक सदमा पहुंचा। अब जब वो अपनी बहन को कामयाब होते हुए देख रहा है, तो वो सहानुभूति बटोरने के लिए बेचारेपन का कार्ड खेल रहा है। वो इस तरह की डायरी लिखने तक गिर सकता है। दुख की बात है कि हुओजोंग का पहले से ही एक नया छोटा भाई है। कहा जाता है कि उसके 18वें जन्मदिन पर उन्होंने एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क प्राइवेट बुक कर लिया था। उन्होंने उसे एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट की थी। ये कहना कम होगा कि वो उसे अपनी आंखों के तारे की तरह प्यार करती हैं। दूसरों को लगता है कि शायद कोई छिपी हुई कहानी है। ये डायरी सच में असली लगती है। इसमें लिखी भावनाएं बहुत सच्ची हैं। उन्हें नहीं लगता कि इस तरह की बातें लिखने वाला कोई पैसों का लालची हो सकता है। लेकिन लोगों की राय चाहे जो भी हो, इंटरनेट यूजर्स हुओजोंग के भाई की डायरी की आगे की कहानी जानने के लिए बेताब हैं। टीआरपी के लिए टीवी चैनल के जर्नलिस्ट्स ने फिर से हुओजोंग से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या वो अपने भाई के मरने से पहले की डायरी को पब्लिक करने के लिए तैयार हैं। पता नहीं ये अविश्वास की वजह से था या सच में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हुओजोंग के असिस्टेंट ने कहा कि हुओजोंग ने कहा है कि ये डायरी पहले ही उनके टीवी चैनल को सौंपी जा चुकी है। इसे पब्लिक किया जाए या नष्ट कर दिया जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि हुओजोंग का कहना है कि उनका सिर्फ एक ही छोटा भाई है, यू। कुछ इंटरनेट यूजर्स को यह सुनकर बहुत मजा आया और उन्हें सुकून मिला। अब देखते हैं कि वो अपना नाटक कैसे जारी रखता है। हुओजोंग का भाई। अब जब हम जानते हैं कि दूसरे को कोई परवाह ही नहीं है। इजाजत मिलने के बाद टीवी चैनल ने तुरंत यूनियन की मरने से पहले की डायरी नाम से एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। स्क्रीन पर प्रेजेंटेटर बहुत ही गंभीर लग रहा था। आप सभी की तरह मैंने भी ये डायरी पहले से नहीं पढ़ी है। प्रेसिडेंट हुओ की इजाजत मिलने के बाद ही आज मैं इसे आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं जो हमें लाइव देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कमेंट्स में थोड़ा रहम दिखाएंगे। देखते ही देखते लाखों लोग लाइव में जुड़ गए और 1 मिनट से भी कम समय में दर्शकों की संख्या 10 लाख पार कर गई। हर कोई जर्नलिस्ट लिन के इस डायरी को खोलने का इंतजार कर रहा था। इस बीच हुओ परिवार के घर में असिस्टेंट लिन ने बहुत ही उलझे हुए भाव से हुओजोंग की तरफ देखा। काफी झिझकने के बाद आखिरकार उसने कहा, प्रेसिडेंट हुओ, शो शुरू होने वाला है। हुओजोंग ने नजरें उठाकर भी नहीं देखा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं उसके बारे में अब कभी कुछ नहीं सुनना चाहती। जर्नलिस्ट लिन ने एक गहरी सांस ली और डायरी खोली। प्यारी डायरी, आज मुझे एक छोटा सा पिल्ला मिला। शुरू में मैं उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो अपने घायल पैर को घसीटते हुए और रोते हुए मेरा पीछा करता रहा। अपनी हालत के बारे में सोचकर मुझे पता था कि मैं उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने दांत भींचे और आगे बढ़ता रहा। लेकिन 2 कदम आगे चलने के बाद ही मैं पीछे मुड़ा। जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया,
उस छोटे पीले कुत्ते की आंखें अचानक से चमक उठीं। वो मेरी हथेली को चाटता रहा। मैंने एक आह भरी। उसने पक्का अंदाजा लगा लिया था कि मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूं। मैंने उसका नाम शनचेंग रखा, ये उम्मीद करते हुए कि उसकी जिंदगी लंबी और अच्छी हो और वो मेरी तरह जवानी में न मरे। मैं उसे जानवरों के क्लिनिक ले गया। सिर्फ कंसल्टेशन फीस ने ही मुझे खाली कर दिया। ऑपरेशन में 2000 का खर्च आएगा। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। मैंने अपनी बाहों में शानचंग को देखा और डरते डरते डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं उसे कुछ दिनों बाद ऑपरेशन के लिए वापस ला सकता हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम और इंतजार नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कल तक। मैं शानचंग को अपनी बाहों में लेकर क्लिनिक से बाहर निकला और फुटपाथ के किनारे बैठ गया, पूरी तरह से हताश। मैंने उससे बात की, तुम सच में बेवकूफ हो। यहां इतने सारे अमीर लोग हैं और तुम उनके पास नहीं गए। तुम्हें मुझे ही चुनना था जो मरने वाला है। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, मैं पूरी तरह से कंगाल हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए 1000 रुपये कहां से लाऊं? उस छोटे कुत्ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूं। वो बस खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था, इस बात का जश्न मना रहा था कि उसे एक घर मिल गया है। उसे देखकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। इसीलिए मेरे पास एटीएम जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं आखिरी बार 2000 निकालने में झिझक रहा था। बड़ी बहन, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन ने मेरे सेकेंडरी कार्ड को ब्लॉक कर दिया होगा। मेरा दिल बैठ गया। आखिर मैंने ही तो कहा था कि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूं। उसके पास मुझे पैसे देने की कोई वजह नहीं थी। मैंने कभी उसे फिर से कांटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये शनचेंग के लिए था। मैंने अपनी बहन का नंबर ब्लैकलिस्ट से हटाया और उसे कॉल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा। ठीक उसी वक्त जब मुझे लगा कि वो जवाब नहीं देगी, उसने आखिरकार फोन उठा लिया। उसने ठंडी सी हंसी हंसते हुए कहा, तो तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत की और अब खुद ही कॉल कर रहे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? या फिर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके शब्दों ने मेरा गला घोंट दिया। मैं सच में फोन काटना चाहता था, लेकिन मेरी बाहों में शनचंग ने मुझे याद दिलाया, मुझे 2000 भेज दो। मेरी बहन एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने मुझसे पूछा, इतने लंबे समय से तुमने कोई खबर नहीं दी? तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि तुम्हारी बड़ी बहन ठीक से खाती है या नहीं, मैं ठीक से सोती हूं या नहीं, या तुम्हें मेरी याद आती है या नहीं? तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, है ना? मैंने अपने होठों को तब तक काटा जब तक कि उनमें से खून नहीं आ गया। मेरे गले में एक नमकीन स्वाद आ गया और मैंने उसे जबरदस्ती निगल लिया। तुम्हें पैसा ही चाहिए ना, है ना? बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। अब तुम खुश हो? मुझे तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। यूनियन, तुम्हारे पास सच में दिल नहीं है। आज से मैं तुमसे भाई बहन का हर रिश्ता तोड़ती हूं। और उसने फोन काट दिया। मैं खुद को और नहीं रोक पाया। मैं जमीन पर उकड़ू बैठ गया। मेरी बाहों में शनचेंग था और मैंने उल्टी कर दी। बर्फ, वहां बहुत बर्फ थी, लेकिन जमीन के अंधेरे में गिरने पर वो लगभग दिख नहीं रही थी। शनचेंग डरा हुआ लग रहा था। वो लगातार रो रहा था और मेरे गालों को चाट रहा था। मैंने शनचेंग को तसल्ली देने के लिए सहलाया। दर्द हो रहा था, लेकिन मैं सुन्न हो चुका था। सबसे ज्यादा दर्द मेरे दिल में हो रहा था। मैंने फिर से अपना फोन देखा। मुझे वो 20,000 युआन मिल चुके थे जो मेरी बहन ने भेजे थे। जब मैंने बचे हुए पैसे वापस भेजने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मेरी बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैंने शनचेंग को कसकर गले लगाया और बहुत देर तक रोता रहा। मुझे पता था कि मेरी बहन अब सच में मुझे नहीं चाहती। पहले मैं उम्मीद करता था कि वो मुझे भूल जाएगी और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेगी, लेकिन अब जब उसने सच में ऐसा कर दिया था तो मैं इतना दुखी था कि मेरी सांसें अटक रही थीं। शनचेंग, अब मेरा कोई घर नहीं है। कमेंट्स बहुत तेजी से आ रहे थे। ये बहुत ही दुखद है। भले ही ये आदमी मरने का नाटक कर रहा हो, लेकिन उसने जो कहानी बनाई है वो बहुत इमोशनल है। मेरी आंखों में तो अभी से आंसू आ गए हैं। जल्दी आगे पढ़ो। शनचेंग का क्या हुआ? वो पिल्ला बोल नहीं सकता। वो सिर्फ इस बात से खुश हो सकता है कि उसे आखिरकार एक घर मिल गया है। उस समय कुछ लोग अभी भी नफरत फैला रहे थे। यूनियन घटिया है, वो सिर्फ सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले के मुकाबले ये लोग समुद्र में एक बूंद की तरह थे। ऐसा लग रहा था कि अब हर किसी को शनचेंग की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। कमेंट्स को देखकर जर्नलिस्ट लिन ने अपने इमोशंस पर काबू पाया और अगला पन्ना पलटा। प्यारी डायरी, बहुत समय हो गया। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूं। शनचेंग का ऑपरेशन हो गया है। वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। बस वो एक बहुत ही चिपकू कुत्ता है। मैं जहां भी जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आता है। यहां तक कि सोते समय भी उसे मेरे पैरों से चिपक कर सोना होता है। एक बुरी खबर भी है, मेरी बीमारी और बढ़ गई है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास जीने के लिए कितना समय बचा है, शायद 1 महीने से भी कम। अब जब मैं पेन किलर्स भारी मात्रा में खरीदने के लिए फार्मेसी जाता हूं तो फार्मासिस्ट मुझे शक की नजरों से देखते हैं।
उन्हें लगता है कि मैं कोई नशेड़ी हूं। शुक्र है कि मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट संभाल कर रखा था। उनसे थोड़ी देर मिन्नतें करने के बाद वो आखिरकार मान जाते हैं और मुझे दवा दे देते हैं। लेकिन पेन किलर्स का असर कम होता जा रहा है। सोने के लिए मुझे हर बार डोज बढ़ानी पड़ती है। कल जब मैं पैम्फलेट बांट रहा था तो मैं अचानक सड़क के किनारे बेहोश हो गया। इससे शनचंग बहुत डर गया। वो घबरा गया था। वो लगातार मेरा चेहरा चाट रहा था और मुझ पर भौंक रहा था। उसकी वजह से एक नेक इंसान का ध्यान मेरी तरफ गया और वो मुझे हॉस्पिटल ले गया। मुझे फिर से एक बड़ी रकम चुकानी पड़ी। मैंने हिसाब लगाया और मेरा दिल बैठ गया। न सिर्फ मुझे अपने छोटे मोटे काम के पैसे नहीं मिले, बल्कि मुझे एक भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा और आपके परिवार को खबर करनी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप बहुत जल्द। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन मुझे पता था कि वो क्या कहना चाहते थे। मैंने उन्हें गोलमोल जवाब दिया और जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आ गया। एडमिट होना, इसके लिए पैसे खर्च करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हॉस्पिटल के बाहर ही मुझे शनचंग मिल गया। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन रात में दर्द की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। शनचंग ने मेरे दर्द को महसूस कर लिया था। वो बहुत बेचैन था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बस मुझसे चिपक कर लगातार मुझे चाट रहा था, जैसे वो रोने वाला हो। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कमजोरी से अपना हाथ उठाया। कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल मैं खुद को रोक नहीं पाया और वॉशरूम में जाकर उल्टी कर दी। ऐसा लगा जैसे मैं अपने शरीर का सब कुछ बाहर निकाल दूंगा। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। मैंने तब तक उल्टी की जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। बाद में शनचंग के चाटने से मुझे होश आया। मैंने खुद को शीशे में देखा और मुझे एक झटका लगा। मैं क्या बन गया हूं? पतले बाल, पीली त्वचा, मेरे गोल मटोल गाल अब इतने पिचक गए हैं कि मेरी ठुड्डी बाहर निकल आई है। मेरी बहन मजाक में कहती थी कि मेरा बच्चों जैसा चेहरा बिल्कुल भी डरावना नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं हमेशा के लिए इसी चेहरे के साथ फंस कर रह जाऊंगा। हमेशा के लिए जवान, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं धीरे धीरे उसके साथ बड़ा होना चाहता था। उसे अपना परिवार बसाते और जिंदगी में कामयाब होते हुए देखना चाहता था। उसे खुश और संतुष्ट देखना चाहता था। मैंने अपने चेहरे पर पानी डाला और खुद को हिम्मत देने के लिए 2-4 थप्पड़ मारे। लेकिन एक फायदा है, अच्छा है कि मेरी बहन मुझे इस हालत में नहीं देख सकती, वरना वो डर जाती। मैंने अपने पेन किलर्स लिए और बड़ी मुश्किल से सो पाया। लेकिन आधी रात को मुझे तेज बुखार आ गया। प्यारी डायरी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सच कहूं तो मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही है। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। बस दूर से एक झलक मेरे लिए इतना ही काफी होगा। इस तरह की ख्वाहिश बहुत बड़ी तो नहीं है, है ना? मैं अपनी बहन को देखने जा रहा हूं। मैं शनचंग को भी अपने साथ ले जाऊंगा। इसके लिए मैंने एक टोपी, एक मास्क और एक काला कोट तैयार किया है। बिल्कुल किसी पप्पाराजी जैसा लुक। मुझे बस उसे दूर से देखना है। प्यारी डायरी, मैं वापस आ गया हूं। मेरी बहन अभी भी पहले की तरह ही खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी है। वो लंबी हो गई है, लेकिन वो पतली भी हो गई है। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं बस उसे एक पल के लिए देखूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी, जबकि पहले वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। बिना कुछ सोचे मैंने उसका पीछा किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन हॉस्पिटल क्यों जा रही थी, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रही थी। उसके जाने के बाद मैंने उसके डॉक्टर से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी मरीज की पर्सनल लाइफ है। जब मैंने बहुत जिद की, तब जाकर उन्होंने एक आह भरी और मुझे मेरी बहन की हालत के बारे में बताया। मेरी बहन बीमार है, बहुत बीमार है। हमारे माता पिता की मौत उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी और मेरे जाने से वो एक गहरे अपराध बोध में डूब गई। उसे लगता है कि वो मेरी देखभाल नहीं कर पाई। उसे लगता है कि मैंने उसे ठुकरा दिया और उसी वजह से मैं चला गया। मेरी बहन ने खुद को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। मैं रो पड़ा। रोते रोते मैं हंसने लगा। क्या मेरी बहन इतनी बेवकूफ है? मैं ही हूं जो किसी काम का नहीं है। मैं बस उसे नीचे खींच रहा हूं। मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। वो मेरे लिए एक बहुत महंगा बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए अपने पूरे साल की पॉकेट मनी बचाती थी। वो स्कूल में मुझे परेशान करने वाले गुंडों को इतना मारती थी कि वो उठ भी नहीं पाते थे, भले ही इसके लिए उसे सजा मिलने का डर हो। मॉम और डैड की मौत के बाद उसने ही सब कुछ संभाला। उसने अकेले ही सारा दबाव सहा ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूं? प्रेजेंटर अचानक रुका और उसने डायरी को कैमरे की तरफ दिखाया। हर किसी ने उस पन्ने पर गौर किया। साफ सुथरी लिखावट के अलावा वहां आंसुओं के निशान थे। उन्होंने कागज को गीला करके सुखा दिया था। वो पक्का बहुत देर तक रोया होगा। आंसुओं ने पन्नों को भिगो दिया था। जर्नलिस्ट की आंखें भी नम होने से नहीं बच पाईं। सिसकियों की वजह से कांपती हुई अपनी आवाज को उसने ठीक किया। मैं इतना बेकार हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी बहन को मेरे बिल्कुल पास से गुजरते हुए देखा, लेकिन मुझमें उसे गले लगाने की हिम्मत भी नहीं थी। जिस पल हमारी नजरें मिलीं,
जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, मेरी बहन ने मुझे नहीं पहचाना। सच कहूं तो मैं जो आधा इंसान और आधा भूत बन गया हूं, अच्छा ही है कि वो मुझे दोबारा ना देखे। मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। प्यारी डायरी, मैंने अपना फैसला कर लिया है। दर्द से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही हूं? ये बीमारी मुझे पूरी तरह से पागल कर रही है। मैं अक्सर खुद को तुमसे या शानचंग से बात करते हुए पाता हूं, जैसे कि तुम लोग मुझे जवाब दे सकते हो। मैंने नींद की गोलियां खरीद ली हैं, लेकिन मैं शानचंग का क्या करूंगा? मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है कि मैं शानचंग को मेरी बहन को सौंप दूंगा, ताकि वो उसका साथ दे सके और कोई उसकी देखभाल कर सके। मैं सच में बहुत होशियार हूं, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि कल मेरा जन्मदिन है। चलो, मैं एक दिन और इंतजार करूंगा। मैं अपने जन्मदिन वाले दिन नहीं मरना चाहता। पिछले साल मेरे 17वें जन्मदिन पर मॉम और डैड ने मेरे लिए एक लिमिटेड एडिशन गेमिंग सेटअप मंगवाया था। जब मैंने उसे खोला तो डैड मुझे कंधे पर थपथपाते हुए हंसते रहे और कहा कि मैं सबसे कूल लड़का हूं। मेरी बहन ने मुझे एक मैकेनिकल घड़ी दी थी। उसका डायल चमक रहा था। वो पक्का बहुत महंगी होगी, लेकिन वो सारे गिफ्ट्स बहुत पहले ही कर्ज चुकाने के लिए जब्त कर लिए गए थे। अब मेरे पास सिर्फ वो गिफ्ट्स बचे हैं जिनकी कोई खास कीमत नहीं थी। मैं उन्हें अपने साथ हर जगह ले जाता हूं, यहां तक कि जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तब भी मैं उनमें से एक को भी बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रात को सोते समय मैं उस भूरे भालू को कसकर गले लगा लेता हूं, जो मॉम ने मुझे तब खरीद कर दिया था जब मैं 8 साल का था। ऐसा लगता है जैसे मैं मॉम को गले लगा रहा हूं। मॉम, डैड और मेरी बहन कहते थे कि वो मेरे 18वें जन्मदिन पर एक बहुत ही शानदार पार्टी रखेंगे, अपने छोटे राजकुमार के 18 साल के होने की खुशी में। लेकिन आज मेरे पास सिर्फ शानचंग बचा है। मैं उसे कसकर गले लगाता हूं। बस यही एक गर्माहट है जो मैं महसूस कर पाता हूं। शानचंग को मेरी उदासी महसूस हो गई। वो अपनी गीली जीभ से मेरी हथेली और गालों को चाटने लगा, मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। इससे मुझे थोड़ी गुदगुदी हुई। मैं मुस्कुराया और मैंने शानचंग को एक किस किया। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और मैं बेकरी गया। मैं अपने लिए एक छोटा सा केक खरीदना चाहता था। पहले अपने जन्मदिन पर मुझे वो 3 या 4 मंजिला केक पसंद नहीं आते थे जो मेरे माता पिता लाते थे। आज मुझे केक खाए हुए इतना समय हो गया है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था। कई 100 युआन की कीमत देखकर मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। मेरा दिल बैठ गया। सेल्स गर्ल बेसब्री से मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि मैं कुछ खरीद रहा हूं या नहीं। अगर आपको कुछ नहीं खरीदना है तो यहां से चले जाइए। फिर उसने मेरी बाहों में बैठे शानचंग को नफरत भरी नजरों से देखा। उसने भवें सिकोड़ी और मुझसे कहा कि दुकान के अंदर जानवर लाना मना है। लेकिन मैंने अभी अभी एक लड़के को देखा था जिसकी बाहों में एक पूडल कुत्ता था। शायद ये इसलिए था क्योंकि शानचंग बहुत गंदा था। मेरे पास उसे नहलाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने बार बार माफी मांगी। मैंने सबसे सस्ता केक लिया, एक चॉकलेट कपकेक, और मैं पार्क में एक बेंच ढूंढने चला गया। मैं शानचंग को अपनी बाहों में लेकर बैठ गया। वहां कोई मोमबत्ती नहीं थी, इसलिए मैंने सब कुछ अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक मन्नत मांगी। मैं दुआ करता हूं कि शानचंग शांति और सुरक्षा के साथ जिए। मैं दुआ करता हूं कि मेरी बहन जो भी करे उसमें कामयाब हो, वो एक लंबी उम्र जिए और हमेशा खुश और संतुष्ट रहे। मैंने अपनी आंखें खोली। शानचंग को केक का एक टुकड़ा दिया और उसने उसे बहुत चाव से खाया। ऐसा लगा जैसे वो मेरे 18 साल के होने का जश्न मना रहा हो। मुझे वो केक बहुत खाने का मन था, लेकिन सिर्फ कुछ बाइट्स के बाद ही मुझे एक तरफ झुकना पड़ा और मैंने सब कुछ उल्टी कर दिया। आखिरकार मैं शानचंग को नहलाने के लिए जानवरों के पार्लर ले गया। इसमें मेरे 200 युआन खर्च हो गए। मैनेजर ने कहा कि उसने इतना शांत कुत्ता कभी नहीं देखा। मैंने शानचंग को वापस लिया, जो अब बिल्कुल साफ हो गया था। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। शानचंग वो सबसे खूबसूरत तोहफा है जो भगवान ने मुझे दिया है, और अब मैं ये तोहफा अपनी बहन को देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे लिए शानचंग की अच्छी देखभाल कर पाएगी, और मुझे उम्मीद है कि शानचंग मेरी जगह उसका साथ दे पाएगा। और हाँ, वो 20,000 युआन वाला कार्ड भी। मैं उसे भी चुपके से मेरी बहन के दरवाजे के नीचे खिसका दूंगा। अगर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हुआ तो मैं अब इस डायरी को आगे नहीं लिखूंगा, क्योंकि कल मैं एक दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा, अपने मॉम और डैड के पास। मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। शानचंग, मैं तुम पर नजर रखूंगा, और तुम पर भी, मेरी बहन। मैं हमेशा तुम लोगों की हिफाजत करूंगा। ऐसा लग रहा था कि डायरी यहीं खत्म हो गई, लेकिन जर्नलिस्ट लिन ने अनजाने में अगला पन्ना पलटा और ये शब्द देखे, मुझे माफ कर देना शानचंग, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाया। क्या मेरी बहन को लगा कि तुम्हारा पहले से कोई मालिक है, या वो तुम्हें अपनाना नहीं चाहती थी? मैं थोड़ी दूर छिपा हुआ इंतजार कर रहा था कि वो तुम्हें ले जाए ताकि मैं जा सकूं, लेकिन शानचंग, तुमने खुद को छुड़ा लिया और अपनी पट्टा तोड़ दिया। तुम मेरी तरफ दौड़कर आ गए।
काश काश मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से अपनी बहन को सौंपा होता तो क्या यह सब नहीं होता। मैं लगातार रो रहा था। मैं शनचंग से मिन्नतें कर रहा था कि वो मुझे छोड़कर न जाए, वो न मरे। लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया, एक हल्की सी आवाज निकाली, मेरा चेहरा चाटा और फिर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। मैंने शनचंग को कसकर अपनी बाहों में गले लगाया और उसके लिए एक लोरी गाई, प्यारे छोटे कुत्ते दरवाजा खोलो। गाते गाते मेरे आंसू बहने लगे। मैंने शनचंग को मॉम और डैड की कब्र के पास वाली छोटी पहाड़ी पर दफना दिया। उस छोटी पहाड़ी पर आज रात चांद पूरा नहीं है, लेकिन वो बहुत चमक रहा है। मैं 15वें दिन का इंतजार नहीं कर सकता। शनचंग, थोड़ा धीरे दौड़ो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मॉम, डैड, मेरी बहन, अलविदा। जर्नलिस्ट लिन ने रोते हुए अपनी पढ़ाई खत्म की, जबकि स्क्रीन पर कमेंट्स बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। क्या शनचंग मर गया और यूनियन भी? राइटर सच में बहुत निर्दयी है। चलो, हीरो का मरना तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुमने कुत्ते को क्यों मार दिया? उस छोटे से जानवर की क्या गलती थी? बेचारा शनचंग, अगर चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन कुत्ते को हाथ मत लगाओ। क्या यूनियन सच में मर गया है या ये सिर्फ शो के लिए है? कोई तो मुझे बता दो। पुलिस रिकॉर्ड्स और हमारी छानबीन के मुताबिक यूनियन की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। ये न तो कोई नाटक है और न ही मौत का कोई दिखावा। मरने वालों की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए कृपया अपने शब्दों में थोड़ी मर्यादा बनाए रखें। जहां तक इस डायरी का सवाल है, हम इसे सुरक्षित रखेंगे। किसी भी दूसरे सवाल के लिए हम अब कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। इतना कहकर जर्नलिस्ट लिन ने लाइव ब्रॉडकास्ट खत्म कर दिया, लेकिन इंटरनेट यूजर्स की उत्सुकता शांत होने के बजाय और बढ़ गई, जिससे उन्होंने प्रेसिडेंट हुओ को प्राइवेट मैसेज भेजना शुरू कर दिया। उनके वेबो अकाउंट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई और इतने सारे सर्च हुए कि यह टॉपिक वायरल हो गया। प्रेसिडेंट हुओ का छोटा भाई यूनियन मर चुका है। यूनियन की मरने से पहले की डायरी। क्या डायरी में लिखी बातें सच हैं? तभी डायरी में जिक्र की गई उस लड़की स्यांग ने ऑनलाइन एक मैसेज पोस्ट किया, नियन नियन मर चुका है, मुझे बहुत अफसोस है। उस समय मैं बिना कुछ कहे चली गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। काश मैं उसे पहले ही डॉक्टर के पास ले जाती तो वो इतनी जल्दी नहीं जाता और उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। ज्यादातर लोगों को शक था, जब तक कि उसने एक ग्रुप फोटो पोस्ट नहीं कर दी। फोटो में चमकती मुस्कान वाला वो लड़का बिल्कुल हुओ यूनियन जैसा दिख रहा था, जिसकी तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी थीं। तभी जाकर सभी को यकीन हुआ। इंटरनेट यूजर्स बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें यकीन हो गया था कि डायरी असली है और पूरे इंटरनेट पर लोग यूनियन और शनचंग के लिए रोने लगे। एक के बाद एक हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। नियन नियन शनचंग, हम तुम्हें घर वापस ला रहे हैं। नियन नियन शनचंग, क्या तुम दोनों दूसरी दुनिया में ठीक हो? इस सब ने आखिरकार प्रेसिडेंट ह्यो के असिस्टेंट लिन का ध्यान खींचा। उसने काफी देर तक अपने फोन को देखा और फिर झिझकते हुए बोला, प्रेसिडेंट, क्या 5 साल पहले आपने एक हल्के पीले रंग का कुत्ता देखा था? प्रेसिडेंट हुओ ने उसे उलझन में देखा और फिर हां में सिर हिलाया। उस दिन ऑफिस से घर लौटते समय मैंने दरवाजे के पास एक खंभे से बंधा हुआ एक छोटा सा कुत्ता देखा था। वो हल्के पीले रंग का था। उसकी नाक बिल्कुल गुलाबी थी। वो बहुत साफ और प्यारा था। कोई भी देखकर बता सकता था कि वो एक पालतू जानवर है जिसका कोई मालिक है। मुझे याद आया कि उसे भी जानवर बहुत पसंद थे, इसलिए मैं उसे सहलाने के लिए पास गई। वो छोटा कुत्ता बहुत शांत था। वो लगातार अपनी पूंछ हिला रहा था। मुझे लगा कि उसका मालिक वापस आ जाएगा, इसीलिए मैं अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दीं, तो मैं खिड़की के पास देखने गई। सड़क के बीचों बीच एक लड़का उस छोटे कुत्ते को अपनी बाहों में कसकर रो रहा था। वो फूट फूट कर रो रहा था। वो पक्का उसका मालिक होगा। मुझे बताया गया कि वो कुत्ता अपने मालिक को वापस न आता देख घबरा गया और अपना पट्टा छुड़ाने लगा, और तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। असिस्टेंट लिन वहीं जम गया। अचानक उसका फोन बजा। उसने अभी अभी भेजी गई फाइल को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। भारी मन से उसने कहा, प्रेसिडेंट हुओ, मुझे माफ कर दीजिए। पिछले कुछ समय से मैं आपकी पीठ पीछे डायरी वाले मामले और आपके भाई के साथ क्या हुआ इसकी छानबीन कर रहा था। वो सच में मर चुका है। पुलिस ने 5 साल पहले ही उसकी मौत दर्ज कर ली थी। सर्टिफिकेट असली है, इसे नकली बनाना नामुमकिन है। उसने जहर खाकर सुसाइड कर लिया, और ये डायरी ये भी सच है। ये कहने के बाद असिस्टेंट लिन की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रेसिडेंट हुओ का रिएक्शन देखे। उसने ट्रेंड कर रहे हैशटैग्स पर क्लिक किया। देखिए यूनियन के साथ आगे क्या हुआ था। उसकी डायरी आज पूरे इंटरनेट पर पब्लिक हो गई है। मुझे लगता है कि आप भी जानना चाहेंगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने मुड़कर कहा, आपका भाई। उसकी जिंदगी सच में बहुत दर्दनाक थी। प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद असिस्टेंट लिन ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस हल्की सी क्लिक की आवाज के बाद ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया अचानक कट गई हो। ऑफिस में अब सिर्फ हुओजोंग और उसके हाथों में मौजूद वो इन्वेस्टिगेशन फाइल बची थी, जो उसे 1 टन भारी लग रही थी। हवा जैसे जम सी गई थी। वो ठंडापन और बेरुखी जो उसने जबरदस्ती ओढ़ रखी थी,
वो एक ही पल में किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह हवा में गायब हो गई। उसमें तुरंत फाइल खोलने की हिम्मत भी नहीं थी। अपनी ठंडी उंगलियों से वो बस कागज के खुरदरे किनारों को छू रही थी। अनजाने में ही इंटरव्यू के सीन उसके दिमाग में घूमने लगे। वो पल जब जर्नलिस्ट ने डायरी बाहर निकाली थी। डायरी की बातें सुनकर उसका दिल अजीब तरह से सिकुड़ गया था। उसके मन में उठे वो हल्के से शक और वो दिल की चुभन जिसे उसने जबरदस्ती दबा दिया था। और फिर वो लाइन, मैं चाहता था कि वो उसका साथ दे और शनचंग उसकी देखभाल करे। उस समय उसने सोचा था कि यह सिर्फ यूनियन की एक और बेवकूफी है, एक घिनौना झूठ। इस पल वो शब्द जहर बुझी सुइयों की तरह लग रहे थे जो उसके दिल को छलनी कर रहे थे। कांपते हुए हाथों से उसने आखिरकार वो फाइल खोली। पहला पन्ना पुलिस के ब्लैक एंड व्हाइट डेथ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी था। एक ठंडा और बेजान फॉर्म। नाम हुओ यूनियन। लिंग पुरुष। मौत की तारीख 5 साल पहले उसी पथौड़ में। उनकी आखिरी बार फोन पर बात होने के सिर्फ 3 महीने बाद। मौत का कारण जहर। मिलने की जगह शहर के बाहरी इलाके में नदी के पास एक छोटा सा जंगल। उस जगह के पास जिसका जिक्र उसने अपनी डायरी में मॉम और डैड की अस्थियों को दफनाने के लिए किया था। सुबह सुबह अपने पक्षी को घुमाने निकले एक बूढ़े आदमी ने उसे ढूंढा था। बॉडी क्लेम न किए जाने पर कार्रवाई। नियमों के हिसाब से श्मशान घाट ने अंतिम संस्कार कर दिया था। राख को कुछ समय के लिए रखा गया था। समय सीमा खत्म होने के बाद इकोलॉजिकल तरीके से राख को विसर्जित कर दिया गया। एक एक शब्द बिना धार वाले चाकू की तरह था जो उसके दिल को काट रहा था। क्लेम नहीं की गई शब्द तो जैसे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ थे। उस समय वो क्या कर रही थी? वो उसके धोखे के गुस्से और दर्द में डूबी हुई थी। शायद वो थेरेपी ले रही थी, शायद वो किसी पार्टी में जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, या शायद उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या वो सच में कहीं जिंदा भी है। पीछे की तरफ घटनास्थल की कुछ तस्वीरों की फोटोकॉपी थी। क्वालिटी अच्छी नहीं थी लेकिन सीन समझने के लिए काफी थी। एक जवान लड़का जो इतना कमजोर हो चुका था कि उसे पहचाना भी नहीं जा रहा था। वो शांति से एक पेड़ के तने के सहारे लेटा हुआ था। उसने डायरी में बताया गया वही काला कोट पहना हुआ था। हुड ने उसके आधे से ज्यादा चेहरे को ढका हुआ था। उसके पैरों के पास नींद की गोलियों की खाली शीशियां बिखरी पड़ी थीं। उसने एक पुराने भूरे रंग के टेडी बियर को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था जिसे हुओजोंग ने एक ही नजर में पहचान लिया। ये वही बर्थडे गिफ्ट था जो उनकी मॉम ने उसे उसके 8वें जन्मदिन पर दिया था। उसने उसे इतने सालों तक अपने पास संभाल कर रखा था। उस जगह की एक फोटो भी थी जहां वो डायरी मिली थी। ठीक उसके बगल में एक प्लास्टिक की थैली में बहुत सावधानी से पैक की हुई, जैसे कि उसे ओस से बचाना चाहता हो। आखिरी सांस तक उसने उस डायरी की हिफाजत की थी जो उसका इकलौता और आखिरी दोस्त बन गई थी। हुओजोंग की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों के आगे धुंध छा गई। उसने अपना मुंह जोर से अपने हाथों से दबा लिया, लेकिन वो उन टूटी हुई सिसकियों को नहीं रोक पाई जो उसके सीने की गहराइयों से उठ रही थीं। वो आंसू जिन्हें वो सोचती थी कि वो बहुत पहले सूख चुके हैं, अब किसी झरने की तरह बह निकले। इस पल सामने आया सच पिघले हुए लोहे की तरह उसे जला रहा था। न्यन न्यन, मेरा न्यन न्यन। वो बुदबुदाई। उसकी आवाज इतनी भारी हो गई थी कि वो उसकी लग ही नहीं रही थी। ये सहानुभूति बटोरने की कोई चाल नहीं थी, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। वो सच में बीमार था, सच में पूरी तरह से लाचार और कंगाल हो गया था। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसने सच में बीमारी का दर्द और दुनिया की बेरुखी झेली थी। और फिर भी वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था, अपनी उस बहन के बारे में जो अपना फर्ज निभाने में नाकाम रही थी। उसने जानबूझकर उससे वो भयानक बातें कही थीं। उसे सबसे दर्दनाक तरीके से खुद से दूर किया था। इसीलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका प्यार इतना बड़ा था कि उसने अपनी बहन पर बोझ बनने के बजाय खुद अकेले सारे इल्जाम और दर्द सहना सही समझा। और उसने क्या किया? उसने उसके नाटक पर यकीन कर लिया। 5 साल तक उससे नफरत की, यहां तक कि उसकी मौत की खबर सुनकर ऐसे भयानक शब्द कहे, अगर वो मर भी गया होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक नया भाई गोद ले लिया, ये सोचकर कि वो उसकी खाली जगह भर देगा। लेकिन उसने कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि उस समय वो इतनी बुरी तरह से क्यों टूट गया था। पछतावा और अपराध बोध किसी लहर की तरह उस पर टूट पड़ा। उसे उसके आखिरी शब्द याद आ गए। उसने रोते हुए रूंधे गले से कहा था, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब तुम खुश हो? मुझे तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। तुम्हारे पास सच में दिल नहीं है। और फिर उसने जोर से फोन काट दिया था और उसे ब्लॉक कर दिया था। उस समय वो शब्द सुनते हुए उसे कितना दर्द हुआ होगा। क्या उसने फिर से खून फूका था? क्या वो शनचेंग नाम के उस छोटे कुत्ते को गले लगाकर तब तक रोया था जब तक उसकी सांस नहीं अटक गई? सालों से दबा हुआ दर्द आखिरकार उसकी गले से एक दर्दनाक चीख बनकर फूट पड़ा। हुओजोंग और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपनी कुर्सी से फिसलकर कालीन पर गिर पड़ी। एक खोए हुए बच्चे की तरह वो खुद में सिकुड़ गई
और फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना निराशा, पछतावे और कभी न सुधर सकने वाली गलती के दर्द से भरा हुआ था। वो अपने हाथों से जमीन पर मुक्के मार रही थी। उसके नाखून महंगे कालीन के रेशों में धंस गए थे। मैं उसे बचा सकती थी, मैं उसे पहचान सकती थी। मैंने उसे कैसे नहीं पहचाना? ये ख्याल उसे बार बार अंदर तक चीर रहा था, जब तक कि उसका दिमाग सुन्न नहीं हो गया। उस दिन क्लिनिक के बाहर वो बहुत ही पतला पप्पाराजी, जो मास्क और टोपी पहने लंगड़ा कर चल रहा था, वो उसका नियन नियन था। वो उसे ही देख रहा था और उसने बेरुखी से नजरें फेर ली थीं। काश वो उस पल रुक गई होती, काश वो उसके पास जाकर उससे पूछ लेती। काश, लेकिन जिंदगी में कोई काश नहीं होता। बाहर कॉरिडोर में असिस्टेंट लिन और कुछ सेक्रेटरी अंदर से आ रही दिल चीर देने वाली सिसकियों को सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और दया थी, लेकिन किसी की भी अंदर जाकर उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं थी। वो सब जानते थे कि प्रेसिडेंट हुओ को इस भड़ास को निकालने की जरूरत है। उसे इस खौफनाक सच का सामना करना ही होगा। हुओ जोंग न जाने कितनी देर तक रोती रही, जब तक कि उसकी आवाज बैठ नहीं गई। उसके आंसू सूख चुके थे। अब सिर्फ उसके शरीर में उठने वाली कंपकंपी और दबी हुई हिचकियां बची थीं। जमीन पर टूटी हुई हालत में पड़ी वो छत पर लगे शानदार झूमर को खाली नजरों से देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया के रंग ही उड़ गए हों। अगले दिन हुओ जोंग ऑफिस नहीं आई। लिन ने जरूरी काम निपटाए। परेशान होकर वो शाम को हुओ की हवेली पहुंचा। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी एक्स्ट्रा चाबी का इस्तेमाल किया। अंदर जाते ही शराब की तेज महक उसकी नाक से टकराई। पूरा लिविंग रूम अस्त व्यस्त पड़ा था। खाली बोतलों के बीच हुओ जोंग अभी भी कल वाला ही सूट पहने हुए सोफे के एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजकर लाल हो गई थीं और चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। फिर भी उसने उस डायरी की फोटोकॉपी को अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। प्रेसिडेंट! लिन सावधानी से अंदर गया। हुओ ने खाली नजरों से धीरे धीरे अपना सिर उठाया। काफी देर बाद जाकर उसकी नजरें लिन के चेहरे पर टिकी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या वो आखिर में मुझसे नफरत करता था? क्या वो मुझसे नफरत करता था? लिन का दिल बैठ गया। वो नीचे बैठा और धीरे से उसके हाथों से खाली बोतल ले ली। प्रेसिडेंट हुओ, डायरी में लिखी बातों के हिसाब से मिस्टर यूनियन ने आपसे कभी नफरत नहीं की। आखिरी सांस तक वो यही दुआ करते रहे कि आप खुश रहें। खुश? मैंने उसे खो दिया। मुझे खुश रहने का क्या हक है? उसने एक और बोतल उठाने की कोशिश की, लेकिन लिन ने उसे रोक दिया। प्रेसिडेंट हुओ, आप इस तरह नहीं कर सकती। अगर मिस्टर यूनियन आपको इस तरह से तड़पते हुए देखते तो उन्हें स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में? हुओ जोंग बुदबुदाई। उसके आंसू फिर से बहने लगे। उसे दर्द से बहुत डर लगता था। वो अकेले जाते हुए पक्का बहुत डर गया होगा। शानचेंग अब उसके पास नहीं था। आखिर में वो अपनी बाहों में मां का दिया वो भूरा टेडी बियर कसकर गले लगाए हुए था। हुओजोंग अब और नहीं बर्दाश्त कर पाई और वो चुपचाप रोने लगी। लिन ने हुओजोंग को बिस्तर पर लिटाया और उसे थोड़ा पानी पिलाने की कोशिश करी। उसने उसे देखा कि वो एक अशांत नींद में सो रही है और उसके माथे पर अभी भी झुर्रियां बनी हैं। लिन ने एक सांस ली। उसे पता था कि हुओजोंग को देखभाल करने का समय चाहिए, लेकिन इस हालत में कंपनी का क्या होगा और उसकी अपनी सेहत का? आखिरी कुछ दिनों से हुओजोंग एकदम अलग इंसान बन गई थी। वो कंपनी में नहीं जाती थी और किसी भी काम को निपटाने से मना कर रही थी। वो पूरे दिन अपनी हवेली में अंदर बंद रहती थी और उसके पास सिर्फ अल्कोहल की बोतलों के अलावा कोई साथी नहीं था। वो अल्कोहल के नशे में खुद को सुन्न करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशे की धुंध में नियन नियन की आकृति और भी ज्यादा साफ होती जा रही थी। वो आकृति जो उसे हर जगह फॉलो कर रही थी और धीमी आवाज में उसे बड़ी बहन पुकार रही थी। वो उसके एडोलसेंस के गुस्से में शरारती लुक, और फिर वो आखिरी सीन जो उसकी रात में आया था। वो उसके कमजोर शरीर जो रो रहा था, बेसब्री में था अपने छोटे कुत्ते की लाश को अपनी बाहों में गले लगाए हुए। हु जोंग ने जो ऑफिशियली गोद लिया था, हुओ यू से विदेश से वीडियो कॉल आया था, जबकि वो स्क्रीन पर उस चेहरे को देख रही थी जो नियन नियन से कुछ मिलता जुलता था, लेकिन उसने उसे लग्जरी के झोंके में बनाया था। हुओजोंग ने अचानक बहुत ज्यादा घिन और अपराध बोध महसूस किया। लेकिन मैं क्या कर रही थी? वो ख्वाबिश कर रही थी। कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना? ये यूनियन और नियन नियन के लिए बहुत बेईमानी है। ये सच में एक पावन चीज का अपमान है। स्क्रीन पर उस चिंतित चेहरे के सामने वो बिना किसी कंट्रोल के जोर से चीखने लगी, जिससे हुओ यू पूरी तरह बेबस हो गया। कुछ देर बाद उसने हुओ यू को विदेश में एक बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेजने का और उसे एक बहुत बड़ा फंड देने का निर्देश दिया, जो उसे पूरी जिंदगी बेफिक्र रहकर जीने के लिए काफी था। हुओ यू को भेजने वाले ईमेल में सिर्फ एक लाइन थी, मुझे माफ कर दो, मैं कोई अच्छी बड़ी बहन नहीं हूं, तुम अपनी जिंदगी जियो। वो उस रिप्लेसमेंट से सारे कनेक्शन काट दी, जैसे कि ये उसकी असली भाई के प्रति उसकी देन को थोड़ा कम कर सकता था।
कंपनी के काम तेजी से नीचे गिरने लगे। शेयर होल्डर्स बहुत परेशान हो रहे थे और मीडिया स्कैंडल का हंस ने शुरू कर दिया था। प्रेसिडेंट हुओ के मनोवैज्ञानिक खराब होने की चर्चाएं इतनी फैली कि लिन पूरी तरह सहम गया। लेकिन वो हुओजोंग को उस दर्द और अपराध बोध के चक्कर से बाहर निकालने में काबिल नहीं था। बदलाव एक बहुत देर रात हुआ। हुओजोंग फिर से शराब में बेहोश होकर लिविंग रूम के कालीन पर गिर गई। आधे होश में उसे लगा कि हुओ यूनियन ठीक उसके सामने खड़ा है, एकदम साफ सफेद शर्ट पहने। उसकी मुस्कान उनकी जवानी जैसी ही चमकती और गर्मजोशी भरी थी। उसके पैरों के पास वो छोटा पीला कुत्ता शनचेंग पूरी तरह खुश से पूंछ हिला रहा था। बड़ी बहन, हुओ यूनियन के फैंटम ने धीमी आवाज में कहा, अपने को तड़पाना बंद कर दो, ठीक है? नियन नियन। हुओजोंग अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो सिर्फ खालीपन पकड़ पाई। आंसू अचानक उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बड़ी बहन गलत थी। फैंटम की मुस्कान अभी भी ज्यादा गर्मजोशी भरी थी। देखकर कि मेरी बड़ी बहन आज कितनी रिमार्केबल बन गई है, ये मुझे सच में खुशी और गर्व देता है। बड़ी बहन, मैं तुम्हें भी अपने लिए जिंदा रहने की दुआ करता हूँ। जिंदा रहो और खुश रहो, ठीक है? ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उसने होजोंग को सिसकियों में माफी मांगते हुए स्वीकार किया। फैंटम साइड की आकृति धुंधली होने लगी और उसकी आवाज थोड़ी और दूर हो गई। मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ बड़ी बहन, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ। होजोंग ने घबराहट में जोर से कहा और कालीन पर अचानक से उठ खड़ी हुई। लिविंग रूम खाली था, बस खिड़की से आधी चांद की रोशनी फैल रही थी। हुओ यूनियन का कोई निशान नहीं था, लेकिन वो ख्वाब अचूक साफ था। नियन नियन के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे और एक बहुत बड़ी निराशा की लहर फिर से उस पर टूट पड़ी। लेकिन इस बार वो निराशा के बीच एक कमजोर लेकिन जोरदार ताकत भी थी। सच है, नियन नियन आखिरी तक सिर्फ यही चाहता था कि मैं खुश रहूं। अगर नियन नियन उसे आसमान से ऐसे खुद को खत्म करते हुए देखे तो वो कितनी दुखी होगी। वो उसे नहीं ढूंढना सकती और उसकी मेहनत को भी फालतू नहीं बनने दे सकती। अगली सुबह जब लिन हवेली पर पहुंचा, वो अभी भी परेशान था, तो उसे अचंभे में देखा कि होजोंग पहले से उठ चुकी थी। वो खुद को धो चुकी थी और साफ कपड़े पहन चुकी थी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। उसमें एक बहुत कठोर साफ धुनी और जोरदार चमक थी। होजोंग की आवाज अभी भी दर्द भरी लेकिन बहुत शांत थी। मैंने तुम्हें कांटेक्ट करो, मेरे लिए सबसे अच्छे प्राइवेट डॉक्टर को। मैं एक पूरी हेल्थ चेकअप करवा चाहती हूँ और प्रेसिडेंट बोर्ड को बता दो कि आज शाम को एक विजी कॉन्फ्रेंस होगी। मिस्टर हु, आप तो ठीक हो? लिन ने कहा। हुजोंग ने उसे रोका। उसकी आंखें बाहर लगे सूरज पर टिकी थीं। या मुझे ठीक होना चाहिए, नियन नियन के लिए, मेरी गलतियों को सुधारने के लिए। थोड़े ही दिनों में होजोंग ने डॉक्टर की ट्रीटमेंट को बहुत जोर से शुरू किया, नशे छोड़ दिया और खाना पीना और सोना शुरू किया। खुद को एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पर वापस ले लाई। वो काम में वापस लौट गई। कंपनी के काम को पहले से भी ज्यादा सख्त और तेजी से निपटाने लगी। उसने जल्दी से वो सिचुएशन जो खराब हो रही थी को स्थिर कर दिया। लेकिन जो लोग उसे अच्छे से जानते थे वो महसूस कर रहे थे कि वो मिस्टर हुओ, जो पहले में थोड़ी सी गर्माहट भी थी, वो अब गायब हो गई थी। अब वो एक बहुत सटीक और ठंडी मशीन जैसा लग रहा था, जैसे कि सिर्फ काम का खत्म करना ही उसके दिल के खालीपन को भर सकता था। लेकिन काम के अलावा वो एक्सीक्रेट और लंबी किस्मत की तलाश शुरू कर दी। वो हुओ यूनियन की आखिरी पलों की सभी निशानियां ढूंढना चाहती थी। उसे ये जानना था कि वो 5 महीने में जो छुपा था उसके दौरान क्या हुआ था, वो कैसे जिंदा रहा। पहले लिन के जरिए वो उस सी यंग को ढूंढ पाई जो ऑनलाइन मैसेज पोस्ट किया था। ये एक शांत कफी के प्राइवेट लॉन्ज में हुआ था जब वाई वॉन टैंग उस थोड़ी बुरी तरह दिखने वाली लड़की को मिली। हुओजोंग को देखकर सी यंग की आंखें कम्प्लेक्स थीं। उसमें तस्लीम, शिकायत, लेकिन साथ में थोड़ी खुशी भी थी। मिस्टर हुओ, आप आखिरकार आईं। शी यंग ने एक आह भरी। मैंने आपको ढूंढा, लेकिन आपकी असिस्टेंट मुझे रोक दिया। मुझे लगा कि आपको सच में नियन नियन की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे फिक्र है। हुओजोंग की आवाज गहरी थी, जिसमें एक बहुत हल्की सी झिझक थी। बस मैं अंधी थी, एक बेवकूफ। मैं आपको नियन नियन के बारे में सब बताऊं। सी यंग ने उस लड़की को देखा जो बाहर से बहुत मजबूत थी, लेकिन जो उसकी आंखों में एक बहुत बड़ा दर्द छुपा रही थी। वो सॉफ्ट हो गई। वो अपने रिकमेंड शुरू कर दिया। वो उस मीटियस मोटेल से शुरू करके नियन नियन की इनोसेंसी और उसकी जिद के बारे में बोली। वो बताई कि जब वो बीमार हुआ और खून थूकने शुरू कर दिया तो वो हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता था। वो कैसे इंसिस्टेड करके जब उसे पता लगा कि वो एक अनक्रिएबल बीमारी का शिकार है, वो कैसे उसकी सारी सेविंग्स निकालकर उसे इलाज के लिए ले गई। वो इतना प्यारा था, दिल को चीर देने वाला प्यारा। छियंग बोली। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो बार बार कहता था कि वो मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता, कि मेरी जिंदगी मुश्किल है और मैंने अपने गैराज खोलने के लिए अपने पैसे बचाए हैं। जब वो चला गया तो वो सिर्फ कुछ कपड़े और वो पुराना टूटा टेडी बियर लेकर गया। मैंने उसे उसके बाद बहुत ढूंढा। मैंने उसकी हो सके जगहों पर गया
हॉस्पिटल, पार्क, पुल के नीचे। लेकिन यह शहर बहुत बड़ा है, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। शी यंग ने आह भरी। काश मैंने उस पर उस वक्त थोड़ा ज्यादा नजर रखी होती। काश मैंने उसे हॉस्पिटल जाने के लिए जबरदस्ती कर दी होती। हुओ जोंग ने चुपचाप सुना। उसके नाखून उसके हाथ की पंजों में ढस गए। तो जब वो उस पर बेवकूफ थी, एक अनजान लड़की उसे थोड़ी गर्माहट और एक ठिकाना दे रही थी और उसे ढूंढने के लिए बहुत मुएटे कर रही थी, जबकि उसकी अपनी बड़ी बहन हुओजोंग। उसने एक बहुत गहरी सांस ली और बहुत जोर से कहा, शुक्रिया शी यांग, शुक्रिया कि तुमने उसे उस समय के सबसे मुश्किल पलों में मदद किया। क्या आपकी कोई ख्वाहिश है या मदद की जरूरत है? मुझे बताना मत भूलिए। शी यांग ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने वो मैसेज कुछ पाने के लिए नहीं पोस्ट किया। मैं बस सबको बताना चाहती थी कि नियन नियन एक बहुत अच्छा लड़का था। उसे इतना गलत समझना नहीं चाहिए था। मिस्टर हुओ, अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो अच्छे से जिंदा रहो, उसकी मौत को फालतू नहीं बनो। शी यांग की बातें नियन नियन के ख्वाब में उसकी बातों जैसी थीं। ये हुओजोंग के दिल पर बहुत जोर से लगीं। कफी से बाहर निकलकर हुओजोंग शी यांग के इंडिकेशन के हिसाब से उस मीटियस इलाके में गई। बहुत साल बीत गए थे और वो जगह डमोल हो गई थी। एक नया शॉपिंग सेंटर बन गया था। वो उस एक्टिव इलाके में खड़ी थी। इसको सोचने की कोशिश कर रही थी कि नियन नियन यहां कैसे जिंदा रहा, वो कैसे उस अजीब साधु से कैसे भागा, और वो कैसे कुछ दसियों युआन के छोटे काम के लिए खुश हुआ। एक बहुत गहरा दर्द उसके पेट को सिकोड़ रहा था। वो सुपरमार्केट और सब्जी मार्केट में गई जो डायरी में जिक्र किया गया था। वो उस वेटरिनरी क्लिनिक में भी गई। क्लिनिक का डायरेक्टर अभी भी वहीं था। हुओजोंग ने हुओ यूनियन की एक फोटो निकाली। ये वो फोटो थी जो उसके फोन में सेव थी जब वो 8 साल का था, और वो बहुत ही इंसियोसेंट मुस्कुरा रहा था। डायरेक्टर ने उसे बहुत देर से देखा और फिर सिर हिलाया। हर दिन बहुत सारे बीमार जानवर आते हैं, मैं उसे याद नहीं कर पाता। हुओजोंग ने हार नहीं मानी। वो शनचंग की तरफ आती बताई, एक छोटा सा आम पीला कुत्ता जिसके पैर में मोच आ गई थी। डायरेक्टर ने भवें सिकोड़ी और बहुत देर सोचा। मुझे एक बहुत हल्की सी फीलिंग है। ये मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन मुझे डिटेल्स नहीं याद आ रहे हैं। हुओजोंग ने ना हार मानी। वो अपने रिलेशन के जरिए वो पुलिस ऑफिसर को ढूंढ पाई जो उस समय हुओ यूनियन के मामले की छानबीन कर रहा था। वो बूढ़े ऑफिसर जो रिटायर होने वाले थे, वो उस मामले को बहुत अच्छे से याद कर रहे थे। वो हुओजोंग को उन पॉलिट के पास ले गए जहां हुओ यूनियन का शरीर ढूंढा गया था। बूढ़े ऑफिसर ने नदी के पास एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और एक आह भरी। आह, वो लड़की! बस उसे देखकर ही दिल सिकोड़ जाता था। वो बहुत शांत थी, जैसे कि वो सो रही थी। हमने बहुत लंबी छानबीन की, कोई हत्या का निशान नहीं मिला। डायरी को पढ़ने के बाद ये सच में सुसाइड है। वो बहुत सारा सामान नहीं था, बस वो पॉपी, वो डायरी और थोड़े कुछ पैसे। हमने प्रोसेस फॉलो किया और फैमिली को ढूंढने के लिए जर्नल में एक नोटिस दिया। किसी ने कभी कांटेक्ट नहीं किया। बूढ़े पुलिस ऑफिसर ने हुओजोंग को देखा। वो उस पेड़ के नीचे थी। हुओजोंग की आवाज नहीं पूरी हुई। हुओजोंग उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। पतझड़ की शुरुआत की हवा पत्तियों से होकर गुजर रही थी। वो झनझन रही थी और धूप की रोशनी पत्तियों के बीचों से फैल रही थी, जमीन पर धूप के निशान बना रही थी। ये बहुत शांत है, यहां पानी की आवाज सुनाई देती है। नियान नियान ने इसी जगह पर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। शायद ये इसलिए था क्योंकि ये माँ और डैड के थोड़ा पास था। उसके आखिरी पलों में उसकी नजरें उस शांत जंगल पर थीं। वो क्या सोच रहा था? क्या उसे वो दिन याद आ रहे थे जब माँ और डैड हमें बचपन में पिकनिक पर ले जाते थे? वो जमीन पर झुकी और उस पेड़ के खुरदरे तने को सहलाया, जैसे कि वो उसके छोटे भाई के आखिरी गर्माहट को फिर से महसूस कर पाए। आंसू चुपचाप बह रहे थे, जमीन पर टपक रहे थे। नियान नियान, तुम्हारी बड़ी बहन आ गई है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आई, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी टूटी आवाज हवा में खो गई। आखिर में हुओजोंग उसके माता पिता की कब्र पर गई। जुस्टोन के कॉमन शेपचूर के पास वो एक छोटा सा मिट्टी का पहाड़ ढूंढा। डायरी के मुताबिक शानचंग को यहीं दफनाया गया था। वो पहाड़ अब हरी घास से ढका था और कुछ छोटे अज्ञात जंगली फूल उग रहे थे। उसने उस इलाके को धीरे धीरे साफ किया। फिर शानचंग की छोटी कब्र के पास वो अपने हाथों से एक छोटा सा फॉनरल अर्ब बुरा दफनाया। उसके अंदर वो ओरिजिनल डायरी की राख थी। वो एक स्पेशल तकनीक के जरिए डायरी को इकोलॉजिकल तरीके से इंसिनरेट करने के लिए कहा था, और फिर वो राख को वापस ले आई। वो उस छोटे पहाड़ को सहलाया और धीरे से बोली, शानचंग, शुक्रिया कि तू नियन नियन के आखिरी दिनों में उसके साथ था। अब तू यहां भी उसकी हिफाजत कर। नियन नियन माँ और डैड की हिफाजत करेगा, ठीक है? ये सब कुछ करके हुओजोंग उसके माता पिता की कब्र के सामने खड़ी हो गई। उन दोनों की बेहद प्यारी फोटो को देख रही थी और 3 बार गहरी सिर झुकाया। एक शांत लेकिन जोरदार आवाज में वो बोली, माँ, डैड, मुझे माफ कर दो। मैं अपने छोटे भाई की अच्छी तरह से हिफाजत नहीं कर पाई, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं, अब से मैं अपने और नियन नियन के लिए पूरी तरह से जिंदा रहूंगी।
मैं नियन नियन के जाने का एक मतलब बनाऊंगी। शहर वापस आकर होजोंग एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। वो घोषणा कर दी कि वो अपने पर्सनल एशियर्स में से बहुत बड़ा हिस्सा नई नियन शनचंग चैरिटेबल फाउंडेशन में निवेश करेगी। फाउंडेशन 2 मुख्य दिशाओं पर काम करेगी। पहला, कमजोर परिवारों के कैंसर के जवान मरीजों को मदद करना, उनके मेडिकल खर्चों के लिए फंड और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। दूसरा, वैर कुत्तों की मदद करना, रेगुलेटेड रिफ्यूज और एडॉप्शन सिस्टम बनाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूजोंग पहली बार ऑनलाइन अपने छोटे भाई हुओ यूनियन के बारे में शांत रहकर बोली। बहुत डिटेल्स में नहीं जाए हुए वो बस बोली, मेरे छोटे भाई यूनियन ने जिंदा रहते हुए अनजान लोगों की बड़ी इंसानियत देखी। वो जिंदगी के इम्पर्मनेंस और मुश्किलों को भी जाना। ये फाउंडेशन बनाना उसके लिए एक सम्मान है। ये उसे भी मदद करने के लिए है जो उसके जैसे बीमारी और मुश्किलों से जूझ रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि हर जिंदगी को प्यार से देखा जाए और हर अच्छा काम आगे बढ़े। उसका यह कदम बिजनेस वर्ल्ड को चकित कर दिया और बहुत सारे लोगों को इमोशनल कर दिया। उन लोगों की आवाजें जो उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो धीरे धीरे समझ और एडमिरेशन में बदल गईं। लोगों ने आखिरकार समझा कि वो ठंडे प्रेसिडेंट हो के अंदर एक बहुत गहरा दर्द और रिडेम्पशन की ख्वाहिश छिपाई थी। फाउंडेशन का काम तेजी से शुरू हुआ। हुओजोंग पर्सनली इन्वॉल्व थी, प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट कर रही थी, मरीज बच्चों को देखने हॉस्पिटल में जा रही थी और एडॉप्शन के लिए इंतजार कर रहे छोटे जानवरों को देखने रिफ्यूज में जा रही थी। इस प्रोसेस में उसका चेहरा कभी कभी सच्ची गर्माहट दिखने देता था। हालांकि उसकी आंखों के अंदर का दर्द पूरी तरह से नहीं गया था, लेकिन वो अपने दर्द के साथ शांत रहकर रहने का तरीका ढूंढ पाई थी। वो बहुत बार फाउंडेशन या उस हॉस्पिटल के बच्चों के चैम्बर के बाहर बैठती थी जो वो फंड कर रही थी। बच्चों को देखती थी जो बीमारी से जूझ रहे थे। एक बार एक अनजान की बड़ी इंसानियत का एहसास हुआ, वो भी जिंदगी के इम्परमानेंस और मुश्किलों को जाना। ये फाउंडेशन बनाना उसके लिए एक सम्मान है। ये उसे भी मदद करने के लिए है जो उसके जैसे बीमारी और मुश्किलों से जूझ रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि हर जिंदगी को प्यार से देखा जाए और हर अच्छा काम आगे बढ़े। उसका यह कदम बिजनेस वर्ल्ड को चकित कर दिया और बहुत सारे लोगों को इमोशनल कर दिया। उन लोगों की आवाजें जो उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो धीरे धीरे समझ और एडमिरेशन में बदल गईं। लोगों ने आखिरकार समझा कि वो ठंडे प्रेसिडेंट हुओ के अंदर एक बहुत गहरा दर्द और रिडेम्पशन की ख्वाहिश छिपाई थी। फाउंडेशन का काम तेजी से शुरू हुआ। होजोंग पर्सनली इन्वॉल्व थी, प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट कर रही थी, मरीज बच्चों को देखने हॉस्पिटल में जा रही थी और एडॉप्शन के लिए इंतजार कर रहे छोटे जानवरों को देखने रिफ्यूज में जा रही थी। इस प्रोसेस में उसका चेहरा कभी कभी सच्ची गर्माहट दिखने देता था। हालांकि उसकी आंखों के अंदर का दर्द पूरी तरह से नहीं गया था, लेकिन वो अपने दर्द के साथ शांत रहकर रहने का तरीका ढूंढ पाई थी। वो बहुत बार फाउंडेशन या उस हॉस्पिटल के बच्चों के चैम्बर के बाहर बैठती थी जो वो फंड कर रही थी। बच्चों को देखती थी जो बीमारी से जूझ रहे थे। एक बार हो यूनियन ने उसे एक शांत तरीके से बताया, असल में मुझे पता था कि वो सिर्फ भूखा था, इतना भूखा कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वो इस बारे में बात करता था तो उसकी आंखें चमकती थीं, जैसे कि वो किसी रईस का फेस्टिन खा रहा हो। होजोंग ने चुपचाप उसके पास सुना। उसके नाखून उसके हाथ की पंजों में ढस गए ताकि वो आंसू नहीं बहने दें। ये डिटेल्स डायरी के शब्दों से बहुत ज्यादा रियल और बहुत ज्यादा दर्दनाक थे। हर शब्द उसके दिल में एक चाकू की तरह लगा था। अब वो सब कुछ जानती थी। वो जानती थी कि नियन नियन कैसे बहुत ठंड में फ्रॉड पानी के साथ छोटे बने खाने के लिए था। वो जानती थी कि वो कैसे दर्द में अपने बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ कर कांप रहा था, आवाज नहीं निकालने की कोशिश कर रहा था। वो जानती थी कि कैसे वो छोटा कुत्ता शनचेंग उसके सबसे बुरे पलों में अपने गीले जीभ से उसके आंसू चाट रहा था। उसने CY का एड्रेस मांग लिया। वो अर्बन विलेज था जहां नियन नियन पहले रहता था। हालांकि वो इलाका बहुत पहले डमोल होकर हाई राइजर्स के लिए जगह छोड़ दिया था। वो वहां बहुत बार कार से जाती थी और सड़क के किनारे कार स्टॉप करती थी। वो कुछ नहीं करती थी, बस उस नए बिल्डिंग को देखती थी। इसको सोचने की कोशिश करती थी कि उसका छोटा भाई कैसे अपने बीमार शरीर को यहां लंगड़ाकर जिंदा रहा। ऑफिस में काम वो उसे अभी भी परफेक्ट तरीके से निपटाती थी, लेकिन वो जुनून जो पहले था वो अब बहुत कमजोर हो गया था। वो ज्यादातर जिम्मेदारियों को डेलीगेट कर रही थी, पहले से ज्यादा, जब वो सब कुछ खुद सुपरवाइज करती थी। लोग कहते थे कि प्रेसिडेंट हुओ के भाई के साथ जो हुआ उसके बाद वो बदल गई। वो थोड़ा पीछे हट गई और चैरिटी के लिए अपना दिल लगा दिया। सिर्फ उसकी असिस्टेंट लिन जानती थी कि हुओजोंग का दिल कभी असली तस्लीम नहीं पाया। उसके ऑफिस में डायरी की कॉपी के किनारे बहुत इस्तेमाल होने से उधेड़ हो गए थे और उसके पास कैंसर के लिवर के ट्रीटमेंट, पेलिएटिव केयर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स की एक पिल थी। वो एक बहुत लंबी रिसर्च कर रही थी। उसकी रिसर्च का टारगेट वो भाई था जिसके प्रति उसकी बहुत बड़ी देन थी, और टारगेट जैसे कि वो उस पास्ट को जिसके बदलाव नहीं हो सकते, वो उसे अपने दिमाग में बार बार रीराइट कर रही थी। तेरे बिना मैं खुशी कैसे पा पाती? उसने ये कहकर एक पल रुक गया
उसके बालों में बहती बारिश की बूंदों उसकी आंखों से निकले आंसुओं के साथ मिल गईं, जो वो आखिरकार नहीं रोक पाया। लेकिन अब तुम्हारी बड़ी बहन इस कोशिश करनी चाहती है। मैं तुम्हारे लिए नियन और शानचंग की हिफाजत करूंगी। मैं तुम्हारे जैसे और भी बच्चों की मदद करूंगी। मैं कंपनी को अच्छे से संभालूंगी ताकि वो और भी ज्यादा लोगों की मदद कर सके। और मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जिंदगी को सच में स्वीकार कर लूं। इसमें उस लड़के को भी, हुओयू को, वो भी मुश्किल में है। नियन नियन, तुम्हारी बड़ी बहन शायद कभी पूरी तरह से खुद को माफ नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं अब पुरानी बातों में खुद को नहीं गातूंगी। मैं अपने साथ तुम्हारी याद को लेकर जिंदगी जीऊंगी। ये शायद वो एक चीज है जो तुम देखना चाहते हो, है ना? वो झुका और अपने ठंडे माथे को कब्र की पत्थर पर हल्के से रखा, जैसे कि वो आसमान से किसी जवाब को महसूस कर पाए। बारिश धीरे धीरे रुक गई। बादलों से एक हल्की सी धूप की किरण निकली, जो कब्रिस्तान और सफेद क्रिसेंथेमम्स के फूलों के पेटल पर जमी बारिश की बूंदों को चमका रही थी। वो चमक रही है। हुओ जोंग खड़ा हुआ। वो अपने छोटे भाई की फोटो को एक आखिरी बार देखी, फिर वो मुड़ा और चली गई। उसका कदम अब उतना ज्यादा भारी नहीं था जितना वो शुरू में था, जबकि वो अभी भी धीरे चल रही थी, लेकिन अब वो ज्यादा मजबूत और यकीन से भरा था। कब्रिस्तान के पास वाले चीड़ के जंगल में हवा चल रही थी, जो कभी सांस की तरह और कभी तस्लीम की तरह झनझन रही थी। शायद ये कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। एक माफी और रिडेम्पशन की कहानी, कैसे दर्द और छेदों के साथ आगे बढ़ना है, उसकी कहानी। होजों की जिंदगी आखिरकार उस सबसे दर्दनाक और दुखद पन्ने को पलट चुकी थी, ताकि वो आगे का पन्ना लिख सके। एक पन्ना जिसमें अभी भी बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया होगा, लेकिन शायद धीरे धीरे एक अपनी शांति की किरण भी फैलती जाए। होजों की जिंदगी की रफ्तार धीरे धीरे बदल गई। वो अभी भी उतनी ही बिजी थी, लेकिन अब वो मजबूत नहीं थी जो सेल्फ पनिशमेंट से भरी थी। वो अपने दिल के लिए एक साइकोलॉजिस्ट से रेगुलर मिलने शुरू कर दी, ताकि वो अपने दिल के लिए छुपाए इमोशंस को फेस कर सके। साथ में उसकी माता पिता की मौत के लिए उसकी ओवर प्रोटेक्शन और अपराध बोध को भी। ये प्रोसेस बहुत आसान नहीं था। वो अक्सर इंसोम्नी और मूड स्विंग्स के साथ था, लेकिन वो रुकी नहीं। होजोंग और होयू की रिलेशन भी एक नए फेज में गई। वो ओल्ड एल्बम और डायरी के फ्रेगमेंट्स को मिलने के बाद पहली बार वोजू दोंगलाई होयू को लंबा फोन किया। वो पुरानी बातों के कॉम्प्लिकेटेड होने को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, बस उसे सच में थैंक्स कर रही थी। वो उसे थैंक्स कर रही थी कि वो उसे उसके कुछ पुराने हिस्से को दिखाया जो उसे याद नहीं था। वो होयू को बोली कि वो उसकी डिस्टेंस और मेलेस को समझती है, और वो क्लियर कर दिया कि ब्लड के लिंक्स के इरादे से वो अब एक फैमिली हैं। वो उम्मीद कर रही थी कि वो आगे के साथ उससे सच्चे लिंक्स बना सके। खुद को अच्छे से संभालो। नियन शानचेंग फाउंडेशन उसके कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से बड़ी ही नहीं रही थी। वो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प पर नहीं रुकी। वो हेल्थ प्रोफेशनल्स और सोशल वर्कर्स की टीम्स बनाने शुरू कर दी, जो बेनिफिशियरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और पैलिएटिव केयर देती। फाउंडेशन के एनुअल गाला पर एक जवान लड़की जो मदद मिली थी, वो हुओजोंग का हाथ थामकर उसकी आंखों में आंसुओं के साथ बोली, मिस्सी हो, शुक्रिया आप और बड़े भाई हो यूनियन को जो मुझे दूसरी जिंदगी दी। उस पल हुओजोंग के दिल में जो आया वो सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं था, लेकिन एक अजीब साकी पीस थी, जैसे कि नियन की जिंदगी एक और तरीके से कंटिन्यू हो रही हो। वो कब्रिस्तान में अभी भी जाती थी, लेकिन अब वो कांस्टेंट सैडनेस में नहीं थी। कभी कभी वो नियन के पसंदीदा फूल सनफ्लावर्स का बुके लेती, कभी कभी वो बस कुछ मिनट शांत बैठती और उनके साथ बातें करती। वो उन्हें फाउंडेशन की नई बातें बताती या काम में होने वाली प्रॉब्लम्स पर चिंता करती, जैसे कि उस वक्त जब उसका छोटा भाई उसके साथ था। एक बार वो शनचंग की छोटी कब्र के सामने एक नया टॉय रख दिया। शनचंग, अच्छे से उसकी हिफाजत कर। समय बीत गया और 2 और साल गज गए। एक बिजनेस फोरम के बाद हुओजोंग होटल के हॉल में एक अक्वेंटेंस को रैंडम मिली। वो जर्नलिस्ट लिन था, जो उस वक्त पहली बार डायरी ढूंढकर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया था। जर्नलिस्ट लिन अब मीडिया वर्ल्ड में एक रिस्पेक्टेड फिगर थे, और समय के साथ उनके बालों में थोड़े सफेद भी आ गए थे। जर्नलिस्ट लिन मुस्कुराते हुए पास आया और उसे सैल्यूटेट किया। उसकी आंखों में एक हल्की सी क्वेश्चनिंग थी। मिस्टर हुओ, बहुत समय हो गया। होजोंग ने उसका हाथ थामा और शांत तरीके से बोली, जर्नलिस्ट लिन, आप कैसे हैं? वो होटल के कैफे में बैठ गए। पॉलिटी के बाद जर्नलिस्ट लिन एक पल हेजिटेट किया और फिर बोला, मिस्टर हुओ, पिछले कुछ सालों में आप अच्छे हैं? होजोंग ने धीरे धीरे अपने कॉफी को मूव किया। उसकी नजर खिड़की के पीछे एक्टिव स्ट्रीट सीन पर थी। मैं नहीं कह सकता कि मैं अच्छा हूं या नहीं, बस धीरे धीरे बोला। मैंने खुद के साथ पीस करना और अपने पास्ट के साथ जीना सीख लिया है। ये तिबोतना है, मुझे लगता है। बस ये कि प्राइस थोड़ी ज्यादा हाई थी। ये डायरी बहुत सारे लोगों को चेंज कर दी, मैं भी। वो मुझे जिंदगी की फ्रेजिलिटी और फैमिली लिंक्स के वेट को और ज्यादा गहराई से समझने में मदद कर दी। मैंने ऑलवेज आपको ऑफिशियली थैंक्स और एक्सक्यूजेस देने की कोशिश कर रही थी, वो तरीके जो ट्रूथ को रिवील किया था। मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए। आपने ही मुझे नियन के आखिरी शब्द ट्रांसमिट किए। भले ही प्रोसेस बहुत पेनफुल था, वो डायरी नहीं होती तो मैं अभी भी अपने इल्यूजन में जी रहा हूं, और ये उसकी सच में इनजस्टिस होती।
एक पल साइलेंस के बाद जर्नलिस्ट लिन, जैसे कि वो कोई डिसीजन कर लिया हो, अपनी मैलेट से एक थोड़ा पीला क्राफ्ट पेपर एनवेलोप निकाला। वो उसे होजोंग के पास पुश किया। होजोंग थोड़ा परप्लेक्स्ड था। ये डायरी के साथ था। जब हम उस वक्त हुओ यूनियन के सामानों को सॉर्ट कर रहे थे, मैंने सोचा कि ये सही टाइम नहीं है, तो मैंने इसे अब तक रखा। अब मुझे लगता है कि ये टाइम है कि मैं इसे आपको वापस कर दूं। होजोंग के दिल एक पल रुक गया। वो एक गहरी सांस ले। वो धीरे धीरे एनवेलोप खोला। अंदर कोई लेटर नहीं था, लेकिन एक थोड़ा फेड हुआ कलर ड्राइंग था। वो ड्राइंग मिंगसेन एक नोटबुक से अटैच किया था। उसके एजेस इरेगुलर थे। सीन पेंसिल कलर से माइन्यूटली ड्रॉन। एक नीला आसमान, एक रेडियंट सन और एक ग्रीन ग्रास दिखा रही थी। एक लड़की पोनीटेल और एक स्पार्कली स्माइल के साथ। मिंगसेन एक जवान होजोंग, एक छोटे लड़के यूनियन को एक हाथ से और एक क्रीम कलर के छोटे कुत्ते चंगशंग को दूसरे हाथ से होल्ड कर रही थी। उनके माता पिता उनके पीछे थे, चेहरे पर हैप्पी स्माइल के साथ। ड्राइंग के जोशंग कॉर्नर में गूफी लेकिन थे भी अप्लाइड कैरेक्टर्स बोले, मेरी फैमिली। ऑथर हुओ यूनियन ने लिखा, मुझे चाहता है कि मेरी बड़ी बहन ऑलवेज हैप्पी हो। ड्राइंग के पीछे एक और लाइन जो छोटी और एक्टिव हैंडराइटिंग में लिखी थी, हुओ यूनियन ने बाद में ऐड किया। इनके इंक थोड़ा ज्यादा डार्क था। बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। होजोंग की आंखें इंस्टेंट ही आंसुओं से धुंधली गईं। वो महसूस कर रही थी कि वो बीमार टीनेजर जो उसकी लाइफ के आखिरी पलों में दर्द को फेस कर रहा था, अपने ट्रेम्बलिंग हैंड से। क्या वो अपने दिल की सबसे ज्यादा ख्वाहिश को जानता था? एक रियूनियन सीन जो वो कभी नहीं जी पाएगा। वो किसी रिजेंटमेंट नहीं था, सिर्फ एक्सक्यूजेस और लव था। वो उस थिन पेपर को जोर से पकड़ लिया, जैसे कि वो वर्ल्ड का सबसे प्रेशियस ट्रेजर हो। एक आंसू ड्राइंग पर टपका। वो पैनिक्ड होकर उसे धीरे धीरे अपने फिंगर नेल से एसूया कर दिया, ताकि उसकी छोटे भाई की ट्रेस फेड ना हो। होजोंग गले में नॉट के साथ जर्नलिस्ट लिन और खुद को बोली, वो ऑलवेज मुझे सोचता था। जर्नलिस्ट लिन आंखें रेड के साथ साइलेंटली सिर हिलाया। उस रात हुओजोंग उस पेंटिंग को केयरफुली फ्रेम करके अपने ऑफिस में डायरी की कॉपी के पास लगा दिया। वो बहुत देर तक उस पर कॉन्टेम्पलेटर्स करती रही। अगले दिनों में होजोंग अभी भी वो इन्फ्लुएंशियल बिजनेस वुमन, प्रेसिडेंट हुओ और चांगशेंग फाउंडेशन की पावरफुल फाउंडर थी। लेकिन अपने दिल के सबसे डीप में एक कॉर्नर वो 18 साल के लड़के ए और उसके छोटे कुत्ते के लिए ऑलवेज टेंडर रहेगा। वो अब उबलित करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो चूज कर रही थी कि याद रखे, वो उस पॉइंटेंट लव को लेकर इस वर्ल्ड में आगे बढ़ रही थी। कोशिश कर रही थी कि वो जीवे जैसे कि वो चाहता था। वो जानती थी कि लाइफ की रेनी सीजन वापस आएगी, लेकिन अपने दिल में वो अपने और नियन के लिए एक इटर्नल और वार्म अम्ब्रेला खोल लिया था। इस कहानी का एंड कोई फैक्ट नहीं था, लेकिन वो एटलीस्ट एक रियल और स्कार मार्क्ड प्लेनिट्यूड के लिए ट्रेंडिंग थी। होजोंग की जिंदगी धीरे धीरे एक नए बैलेंस में आई। इस पेंटिंग का नाम मेरी फैमिली उसकी आत्मा के सबसे कोल्ड कॉर्नर में एक थिन रे ऑफ लाइट डाला। वो अपने शग्रीन को इरेज नहीं कर दी, लेकिन मिराक्युलसली उस एक्यूट कल्पेबिलिटी के पार्ट को डिसॉल्व कर दिया। वो रियलाइज कर गई कि नियान ने उसे सिर्फ दर्द और रिग्रेट्स नहीं दिया, लेकिन एक प्योर लव और वाउस भी दिया। ये रियलाइजेशन ने उसे आगे बढ़ने की प्राग्माटिकी फोर्स दी। वो अपने लाइफ को एक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही थी, सिर्फ काम नहीं। वो अपने यूथ में पसंदीदा ऑयल पेंटिंग को वापस शुरू कर दी। वीकेंड में वो एक एमेटर क्लास में ज्वाइन हुई। वर्कशॉप में तेरेबिंथिन की ओलर और कैनवस पर पेंट ब्रश का कांटेक्ट उसे एक ट्रैंक्विलिटी दे रही थी, जो वो बहुत लंबे समय से नहीं महसूस कर रही थी। वो लैंडस्केप्स, नेचर्स मोटिव्स को पेंट कर रही थी, लेकिन कभी पोर्ट्रेट नहीं कर रही थी, स्पेशली अपनी फैमिली का। ये पेंटिंग नियन यूनियन का यूनिक मास्टरपीस था। वो उसे रिप्रोड्यूस करने को रिजॉल्व नहीं कर पाई। उसकी रिलेशनशिप विद होयू भी नेचुरल हो गई। उसके डिप्लोमा के बाद होयू ने करियर के लिए कंट्री वापस आने का चूज किया। वो यूओ ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन एक टेक स्टार्टअप में अपने मीन्स से गया। हुओसोंग ने उसका चॉइस रेस्पेक्ट किया। सिर्फ जब वो करियर में डाउट में था तो वो अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस देती, ऑर्डर्स नहीं। कभी कभी वो डिनर करते, वर्क और लाइफ के बारे में बात करते, जैसे कि एक ब्रदर और सिस्टर जो बहुत अच्छे से इंटेंड होते। एक बार होजोंग अपनी स्मॉल फ्रेंड को लाया उसे प्रेजेंट करने। वो यंग गर्ल थोड़ी नर्वस थी। होजोंग वार्म स्माइल के साथ उसको एक रेड एनवेलोप देती। तुम दोनों अच्छे से इंटेंड हो और एक दूसरे के प्रति कंप्रेहेंसिव हो। उस पल वो महसूस कर रही थी कि क्या हुआ होगा अगर नियन अभी जिंदा होता। वो का बड़ी बहन शायद ऐसी ही सीन लाइव कर रही थी। नियन चांगशेंग फाउंडेशन की इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो कंट्री के बिगेस्ट मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट कर रही थी, लिवर कैंसर के अर्ली डिटेक्शन और टारगेटेड थेरेपीज के रिसर्च के लिए फंडिंग देने। होजोंग अब सिर्फ एक माइंड नहीं थी। वो पर्सनली सर्टेन प्रोजेक्ट डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रही थी, पेशेंट के फैमिली के पॉइंट से एविस दे रही थी। एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में एक यंग रिसर्चर इंथुजियास्टिकली एक न्यू डिटेक्शन टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशन कर रहा था। ये न्यू डिटेक्शन टेक्नोलॉजी लिवर कैंसर के अर्ली स्टेज में डिस्कवरी रेट को 30% बढ़ाने का प्रॉमिस कर रही थी। इसे सुनते हुए हुओजोंग की आंखों में आंसू आ गए। वो रियलाइज कर गई कि जब नियन का डायग्नोस्टिक आया था वो ऑलरेडी टर्मिनल फेज में था। वो अपने हाथ की पाल्म को जोर से पिंच कर
इमोशन को कंट्रोल कर रही थी। काश काश अगर इसे ज्यादा अर्ली डिटेक्ट करने का चांस होता। इस टाइप के रिसर्च को सपोर्ट करने की उसकी डिटर्मिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। समय शांत रूप से बीत रहा था जब तक एक ऑटम आफ्टरनून हुओजोंग सैनिटोरियम से एक कॉल मिली। ये हुओयू के बारे में नहीं था, शायांग के बारे में था। मिस्सिस या जीगत में है, ये ओवरवर्क है, उसका स्टेट ऑप्टिमल नहीं है, वो आपको एक आखिरी बार देखना चाहती है। हुओजोंग ने लीजी सोयो एंगेजमेंट्स कैंसिल किए और छोटे सिटी की रूट पर गई। हॉस्पिटल के रूम में जिसमें डिसइंफेक्टेंट की ओलोर थी, शायांग अपने मेमोरी से मुझो ज्यादा कमजोर थी। उसका चेहरा पेल था लेकिन उसकी नजर अभी भी उतनी ही क्लियर और डिटर्मिन्ड थी। होजोंग को देखते ही शायांग एक वीक स्माइल के साथ बोली, प्रेसिडेंट हुओ, आप आए। होजोंग बिस्तर के एज पर बैठ गई और धीरे धीरे उसके स्पार्स हाथ को होल्ड किया। मुझे प्रेसिडेंट हुओ नहीं बुलाओ, मुझे वांटंग बुलाओ। शायांग ने सिर हिलाया, अपनी सांस ले रही। ये हैबिट है। और फिर आप प्रेसिडेंट हुओ हैं। मेरे बहुत कम टाइम बचे हैं। मुझे कुछ है जो मैं बहुत लंबे समय से सोच रही हूं और मुझे लगता है कि मैं आपको यह बताना चाहिए। होजोंग का दिल सिकुड़ गया। मैं सुन रही हूं। शायांग की नजर विंडो से पास गई, जैसे कि वो अपने मेमोरीज में पुग्रूजन है। होने के पहले नियन एक मैसेज छोड़ गया। ये उसकी डायरी में नहीं लिखा है। उस दिन वो बहुत अच्छे नहीं था। वो अट्रोशियसली सफर कर रहा था। जब वो हाफ कॉन्शियस था, वो मुझे हाथ होल्ड किया और बोला, बड़ी बहन यंगंग, अगर एक दिन मेरी बड़ी बहन इसे पाती तो मुझे उसे बताने में मदद करो। शाय एक पल रुकी, उसकी सांस तेज हो गई। हुओजोंग ने जल्दी से वाटर का ग्लास दे, लेकिन वो हैंड जेस्चर से रिफ्यूज किया, कंटिन्यू करने के लिए इंसिस्ट किया। वो बोला, बताने को कि वो बहुत लंबे समय से ट्रिस्ट नहीं हो, वो किसी को खोजे जो उसके साथ हो, वो अलोन नहीं हो जैसे कि पापा और मामा ने हमें छोड़ दिया, और भी कि वो हर दिन एक वार्म मील खाए। उसकी आवाज धीरे धीरे वीक हो रही थी। आखिरी वर्ड बेयरली ऑडिबल था। हॉर्न के आंसू चुपचाप बह रहे थे। बहुत लंबे समय से ट्रिस्ट नहीं हो, किसी को खोजे, हर दिन एक वार्म मील खाए। ये मेरे छोटे भाई की आखिरी चिंता थी। होजोंग सिसोती में अपना फेस शायांग के पाल्म में गड़ा दिया। क्या इडियट, वो तुमसे कभी रिजल्टेंट नहीं था। वो ऑलवेज बोला था कि उसकी बड़ी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बड़ी बहन है। कुछ दिन बाद शायांग पीसफुली मर गई। होजोंग ने उसे नियन यूनियन की कब्र के पास बरी किया, और सनफ्लावर्स का एक बुके रखा। अब तुम उसे मिल जाओ। वो अपने मील्स को सीरियस तरीके से लेने शुरू कर दी। वो एक क्विजिनियर हायर कर दी और कभी कभी खुद कुक करने को लर्न कर रही थी। किचन की वार्मथ उसे एक कंफर्ट दे रही थी। एक इवनिंग डस्क में जब हुओयू कॉल किया, उसकी वॉइस फुल ऑफ एंथुजियाज्म प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए अनाउंस करने, हुओजोंग मुस्कुराई। बिना ये नोटिस किए वो अपने ऑफिस में गई और मेरी फैमिली पेंटिंग को देखी। इस बार वो नहीं रोई, लेकिन एक प्रॉमिस मर्मर किया, मैं अच्छे से जीऊंगी, मैं आपके लव के साथ आगे बढ़ूंगी। वो कब्रिस्तान में अभी भी जाती थी, लेकिन वो एक ओल्ड फ्रेंड को विजिट करने की तरह थी, उसे एक टी ले जाने और लेटेस्ट इवेंट्स बताने। और ये पेंटिंग उसके रूम में उसे कांस्टेंट लव की प्रेजेंस को याद कर रही थी। नियन चांचंग फाउंडेशन लाखों लोगों को रियूनाइट कर दिया। अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम बहुत सारी जिंदगी सेव कर रही थी। हर बार जब वो इस तरह की न्यूज सुनती, उसके दिल में रिग्रेट थोड़ा कम हो जाता। एक इंटरनेशनल चैरिटेबल फोरम में किसी ने कहा कि नियन चांचंग ओरिएंटल फिलॉसफी से इम्प्रिंट है। डी फंड्स का सुवेनियर, ये लाइफ को चेरिश करने के लिए है। होजोंग एक अपे से स्माइल के साथ बोली, ये सच में वो वॉइस है जो मैं चूज कर रही हूं। हो यूस का प्रोजेक्ट सक्सेस था, उसे टेक वर्ल्ड में नाम बनाने में मदद कर दी। वो अपनी स्मॉल फ्रेंड लिनू को लाया, यंग गर्ल जो प्रिपेयर किया था पोर्ट ब्रे से। वो उसकी मामा की क्विजीन को रिकॉल कर रहा था। एक दूसर वार्मथ हुओजोंग के दिल में भर गई। 10 साल बीत गए। होजोंग के टेम्पल्स ग्रिसन हो गए और उसकी नजर और ज्यादा सीरीन हो गई। वो धीरे धीरे अपने पावर्स डेलीगेट कर रही थी स्ट्रेटजी और चैरिटेबल वर्क्स के लिए कंसंट्रेट करने। गार्डन में वो बहुत सारे सनफ्लावर्स और व्हाइट क्रिसेंथेमस प्लांट कर दी। जब एक डॉक्यूमेंटरी डायरेक्टर उसे नियन चांचिंग की स्टोरी फिल्म करने के लिए कॉन्टैक्ट किया, वो अपने मिरर रिफ्लेक्शन एक्सेप्ट किया, लेकिन वो एक्साइज किया कि वो ऑथेंटिक हो। एक्सेंट को फाउंडेशन के काम पर होना चाहिए। कैमरा के सामने वो सीरीन और कॉम्पिटेंट लग रही थी। जब वो फाउंडेशन के बारे में बात कर रही थी, उसकी आंखें ब्रिलियंट थीं। आपने कैसे इस डार्क पीरियड को ओवरकम किया? ये ओवरकमिंग नहीं है, लेकिन साथ में जीना सीखना है। हमारे लव्ड वंस हमारा एक पार्ट होते हैं। नियन शांचंग इस सुवेनियर को लेकर लाइफ के और पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री ने एक प्रोफाउंड और साइलेंट इको था। उसकी स्टोरी अप्रूव के बाद रिकॉन्स्ट्रक्शन का मॉडल बन गई। एक वेडिंग में नव विवाहितों को एस्ट्रेड पर देखते वो नियन के लिए खाली सीट को इमेजिन कर रही थी। कुछ लोग जो प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो हमारे लिए खुश हैं। बड़ी बहन खुश हो। होजोंग ग्रैंड मैर हो गई, अपने छोटे बच्चे नियानिंग को अपने बाहों में होल्ड कर रही। छोटे बच्चे की आंखें उसके सुविनर्स में नियन की आंखों को रिजेंबल कर रही थीं। वो सनफ्लावर्स के बीच में चाइल्ड पुश कर रही थी। देखो, ये ग्रैंड ऑन्कल चंचंग है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी 3 साल की ईयर में नियानिंग उसे क्लियर सुनाई ग्रैंड मैर, और उसकी दूस और तोंदरे आवाज उसके दिल को एफ्लोरा कर गई। होजोंग शुरू कर दी उसे साथ में टाइम पास करने।
उसे अकाउंट्स डिफेक्ट बताने, लेकिन वो उसे योन जी से नाम नहीं मेंशन कर रही थी। वो कंपनी सेक्टर में एक रेफरेंस बन गई। नियन सनशिंग फाउंडेशन प्रोस्पेर हो गई। वो कुलिस में रिटायर हो गई अपने गार्डन को हैंडल करने, फूलों को खिलते और फानेर देखने। नियानिंग सबसे ब्रिलियंट एटवाल को पॉइंट कर रही। ग्रैंड-मère, एटवाल ब्रिलियंट है, धीरे धीरे बोली। हो जाओ, ये शायद ग्रैंड ऑन्कल है जो हमें देख रहा है। उसकी 70th एनिवर्सरी के लिए हुओ यू उसे एक फोटो एल्बम मेड गिफ्ट कर दिया। पहले पेज पर नियन यूनियन के मेरी फैमिली ड्राइंग की कॉपी, उसके एक्रिचर के साथ अरियर ग्रैंड पैर, अरियर ग्रैंड मैर, ग्रैंड ऑन्कल चांचंग। अंतिम पेजेस रेस्टे ब्लांच पर लिखा था, आने वाले दिन हम इसे साथ फिल करूंगे। हेन के फिंगरप्रिंट्स धीरे धीरे फोटो को कैरेस कर रहे थे, आंखें ह्यूमिड और लिप्स पर स्माइल। ये गिफ्ट उसे बता रहा था कि नियन को कभी ओब्लिए नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे फैमिली की मेमोर में फ्यूज्ड हो गया। उसके आखिरी वर्षों में वो ओल्ड अफेयर्स को ट्रियाज कर रही थी, उन पर क्वीन मॉडल के लिए एटिकेटस लगा रही।